वेलकम टू डंडाडन सीजन 3 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट हुई है जहाँ सीजन 2 एंड हुआ था। और जब ताइजू सूट में वेमोला को हराने के बाद ओकारून ने सूट को ओपन किया, ओकारून को सामने देखते ही वेमोला ने उसे किस कर लिया। और ये चीज ओकारून के साथ साथ बाकी सबके लिए भी काफी शॉकिंग है। और वहीं जैसी मोमो ने ये चीज देखा, उसने इन दोनों को एक जोरदार किक के साथ अलग किया। और अभी जहाँ मोमो वेमोला से लड़ रही है, वहीं किंटा बार बार रोते हुए यही चिल्ला रहा है कि शायद उसे जिप को ओपन करना चाहिए था। और वहीं मोमो अभी भी वेमोला से जानना चाह रही है कि आखिर उसने ओकारून के साथ ऐसा क्यों किया और वेमोला क्या कह रही है, यहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा। और अभी किंटा और ओकारून मोमो को यही समझा रहे हैं कि शायद अभी उसे शांत हो जाना चाहिए और इन्हें वेमोला से जानना चाहिए कि आखिर गोल्डन बॉल कहाँ पर है। पर जाहिर है कि मोमो के लिए शांत रहना काफी टफ हो रहा है, क्योंकि उसने अभी ओकारून को किस किया है। और सिंस भी ओकारून के बातों से साफ है कि वो वेमोला को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस चीज की वजह से मोमो साइड फील करने के साथ साथ काफी फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी है। इसलिए वो तुरंत घर के अंदर चली गई। एंड मोमो के यहाँ से जाने के बाद किंटा का कहना है कि अभी यहाँ पर आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, बल्कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर हम इस लड़की से बात कैसे कर सकते हैं। एंड इसलिए सबसे पहले ये सब वेमोला को मिस्टर मेंटिस के पास ले गए। और मिस्टर मेंटिस ने भी आज पहली बार है जब इस टाइप के किसी एलियन को देखा है। बट हाँ, मिस्टर मेंटिस के पास एक डिवाइस है जिससे ये सभी एलियन लैंग्वेज को समझ पाएंगे। एंड इस डिवाइस की हेल्प से जब ओकारून ने इसे अपना नाम बताया, इस एलियन ने बताया कि मेरा नाम वेमोला है। और अभी ओकारून वेमोला से काफी और चीजें जानना चाह रहा है, बट ये ट्रांसलेटिंग डिवाइस वेमोला के हर एक बातों को हैंडल नहीं कर पा रहा है। और इस डिवाइस की हेल्प से ओकारून वेमोला के हर एक बात को भी समझ नहीं पा रहा है। बट हाँ, थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ओकारून और बाकी सबको ये तो समझ आ गया, वेमोला ओकारून को भी पावरफुल समझ रही है और उससे शादी करना चाहती है। और ये चीज किंटा के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है। और वो वेमोला को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे ओकारून ने नहीं बल्कि उसने हराया है, तो शायद वेमोला को ओकारून से नहीं बल्कि उससे शादी करनी चाहिए। और किंटा की ये चीज क्लियरली एक्सप्लेन करने के बाद जहाँ सबको लग रहा है कि शायद वेमोला अब ओकारून की बात समझ चुकी है। और जब किंटा ने अपनी बाहें फैलाते हुए वेमोला को अपने पास बुलाया, हमें अगले ही पल दिखाया जाता है वेमोला ने काफी टाइटली ओकारून को हक कर लिया। और ये चीज ओकारून के लिए भी काफी सरप्राइजिंग है, इसलिए वो मिस्टर मेंटिस से जानना चाह रहा है कि क्या उनके पास कोई ऐसा ट्रांसलेटर नहीं है जिससे ये सब अपनी बातें वेमोला को बता सकें। और उसके पूछने पर मिस्टर मेंटिस ने बताया उनके पास ऐसा कोई भी ट्रांसलेटिंग डिवाइस नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शर्पो एलियन और उसके टीम के ऊपर एक अजीब से दिखने वाले एलियन के न्यू स्पीसीज ने अटैक कर दिया है। और इनका मेन टारगेट शर्पो एलियन का डाटाबेस है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमेशा की तरह सभी मोमो के घर पर अभी डिनर कर रहे हैं और डिनर टेबल पर अभी सभी लोग प्रेजेंट हैं। और आयरा चिल्लाते हुए सबसे पूछ रही है कि बमोरा यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इसके वजह से आज हम मरने वाले थे। और ये सुनकर किंटा का कहना है सिंस ये हमारा लैंग्वेज नहीं बोलती है, इसलिए प्लीज इसे मेरे लिए माफ कर दीजिए। और वहीं ओकारून ने सजेस्ट किया मिस्टर मेंटिस अभी ट्रांसलेटर फिक्स कर रहे हैं, तो अभी के लिए हमें शांत रहना चाहिए और थोड़ी देर बाद सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। बट ओकारून की ये बात सुनकर मोमो का भी कहना है यहाँ किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि इस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। बट ओकारून के हिसाब से बमोरा को किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्योंकि वो आज अपने लिए एक आइडल हस्बैंड ढूंढने के लिए बैटल कर रही थी। और ये सुनकर आयरा थोड़ा ब्लश कर रही है। और ओकारून ने ये भी बताया कि अभी बमोरा किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और अगर बैटल में ये हार गई वो उस इंसान से शादी कर लेगी। और सीजन 1 में जो कुछ भी हुआ से ये तो साफ है कि बमोरा को लगता है ओकारून ने ही उसे हराया है, इसलिए अभी वो ओकारून से शादी करने का प्लान कर रही है। लेकिन सिंस रियलिटी कुछ और ही है, इसलिए मोमो और आयरा दोनों ओकारून की ये बात सुनकर काफी गुस्से में हैं। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी केंटा ने इन सबको रोकते हुए कहा कि मुझे इस चीज से रिलेटेड तुमसे कुछ कहना है। जिसके बाद केंटा ने मोमो और आयरा से कहा कि हालांकि तुम दोनों ने फाइनल अटैक किया, बट इस पूरे अटैक को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा रोल मैंने प्ले किया, इसलिए मुझे ये चीज बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बमोरा को किससे शादी करनी चाहिए। और जाहिर है कि किंटा की ये सारी बातें सुनकर मोमो और आयरा बिल्कुल खुश नहीं है। और जहाँ सभी लड़ रहे हैं वहीं ओकारून बमोरा को खाना सर्व कर रहा है, और इस चीज की वजह से काफी ब्लश भी कर रही है। और वहीं बमोरा को खाते हुए देखकर सीको काफी खुश हैं और उनका कहना है कि तुम अच्छे से खाओ और जब तक तुम खाओगी तब तक मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगी। और वहीं ओकारून ये भी जानना चाह रहा है कि बमोरा को आखिर खाने में क्या पसंद है, और काफी और चीजें हैं जो कि ओकारून इसके बारे में जानना चाह रहा है। और वहीं ये चीज देखकर मोमो के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो थोड़ा तो जेलस फील कर रही है, और इसलिए शायद ओकारून का अटेंशन पाने के लिए मोमो उसके करीब आकर बैठ गई। और अभी ओकारून के लेफ्ट में बमोरा बैठी है, वहीं राइट में मोमो, और अभी दोनों इसके काफी करीब हैं, इसलिए ओकारून हमेशा की तरह काफी साई फील कर रहा है। और सिंस ओकारून को परेशान करने के लिए मोमो ने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है, इसलिए उसका कहना है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार ओकारून सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और ये सुनकर ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसमें उसकी कैसे गलती है। लेकिन जो भी हो, मोमो ओकारून से जानना चाह रही है कि क्या बमोरा के पास गोल्डन बॉल है। और सिंस अभी बमोरा से कम्युनिकेट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए इस बारे में ओकारून को भी नहीं पता। बट जो भी हो, मोमो को बमोरा पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उसने भी बाकी सारे एलियंस की तरह इन पर अटैक किया था। और मोमो के हिसाब से शायद वो अपनी एनर्जी इकट्ठा कर रही है और उस मौके का इंतजार कर रही है जो वो फिर से इन पर अटैक करे। और मोमो का मानना है आज भी वो हमारे लिए एनिमी ही है। और साथ ही मोमो ने ओकारून से ये भी कहा कि बमोरा ने तुम्हें किस किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे एनिमी मानना बंद कर दोगे। और ये सुनकर ओकारून काफी ब्लश कर रहा है, बट स्टिल वो मोमो से जानना चाह रहा है कि क्या तुम अभी
भी उस चीज की वजह से मुझ पर गुस्सा हो। और वैसे वेमोला के उस हरकत की वजह से मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे एनिमी मानना बंद कर दिया है। और अभी सिंस बातें करते हुए ओकारून मोमो की आंखों में नहीं देख रहा है, इसलिए वो ओकारून से जानना चाह रही है कि आखिर तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहते हैं कि वहीं दूसरी तरफ जिन वेमोला से उसका सूट ट्राई करने का रिक्वेस्ट कर रहा है, और उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वेमोला ने उसे फाइनली परमिशन दे दिया। और अभी जिन उसका सूट ट्राई कर रहा है, और ये चीज देखकर किंटा भी इस सूट को ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ सीको चाहती है कि वेमोला मोमो के साथ स्कूल जाए, और जाहिर है कि मोमो ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहती, बट शायद उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। इसलिए फाइनली मोमो वेमोला को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए राजी हो गई, क्योंकि सीको और टर्बो ग्रैनी को कहीं और जाना है। तो जाहिर है ये सब वेमोला को घर पर अकेली बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, और जाहिर है कि काइजू सूट के साथ वेमोला स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकती। इसलिए मोमो अभी उसे चेंज करने के लिए कपड़े दे ही रही थी, तभी वेमोला ने काइजू सूट की हेल्प से मोमो को स्कैन किया, और ये देखकर मोमो थोड़ी देर के लिए डर गई। बट इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वेमोला ने मोमो की ही तरह स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, और अब दोनों फाइनली स्कूल जा सकती हैं। और अभी स्कूल जाते हुए मोमो वेमोला से जानना चाह रही है कि क्या उसके सूट का हेड ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। और सिंस वेमोला ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ पाती है और ना ही बोल पाती है, इसलिए मोमो उसे ह्यूमन लैंग्वेज सिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। और उसने कहा कि मेरा नाम मोमो है, तुम इसे कहने का कोशिश करो। एंड मोमो के कहने के बाद वेमोला ने भी कहा कि मेरा नाम मोमो है, इसे कहने की कोशिश करो। और ये सुनकर मोमो सच में काफी खुश है, और आगे वो वेमोला को ह्यूमन लैंग्वेज सिखा रही है। और जब फाइनली थोड़ी देर समझाने के बाद जब वेमोला ने मोमो को उसके नाम से बुलाया, ये सुनकर मोमो सच में बहुत ज्यादा खुश है, और उसने खुशी के मारे वेमोला को गले लगा लिया। लेकिन इसके तुरंत बाद मोमो को याद आया वेमोला दुश्मन है, और अब वो इससे जानना चाह रही है कि क्या इसने कहीं भी ओकारून का गोल्डन बॉल देखा है। और मोमो के पूछने पर वेमोला ने अपने सूट में से एक बॉल निकाला। हालांकि ये गोल्डन बॉल नहीं है, बट हाँ इतना तो साफ है इस बॉल की वजह से ही काइजू सूट को शायद पावर मिलती है। और हाँ ये गोल्डन बॉल देखकर मोमो भी कंफ्यूज्ड है क्या ये गोल्डन बॉल ओकारून का है या फिर किसी और तरह का बॉल है। और हालांकि अभी भी वेमोला से कम्युनिकेट कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए मोमो के पास ट्रांसलेटर का वेट करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। और अभी बातें करते हुए मोमो ने ध्यान नहीं दिया, बट वो स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसलिए जल्दबाजी में उसने शॉर्टकट लेने का डिसाइड किया। और सिंस ये शॉर्टकट एक टूटे फूटे बिल्डिंग के बीचों बीच होके जा रहा है, और शायद यहाँ पर काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है, इसलिए इस रास्ते पर चलने से पहले मोमो ने यहाँ पर आने के लिए माफी मांगा, और साथ ही उसने एक रिचुअल भी परफॉर्म किया। और वहीं हमें ये भी पता चलता है सीको ने कई बार मोमो को यहाँ पर आने से मना किया है, बट सिंस ये रास्ता काफी छोटा है इसलिए मोमो कई बार यहाँ आ चुकी है, बट किस्मत से वो हमेशा सेफ रही। और अभी रिचुअल परफॉर्म करने के बाद मोमो और वेमोला जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रही हैं कि तभी इन्हें यहाँ एक मॉन्स्टर दिख गई, और ये मॉन्स्टर इनसे जानना चाह रही है कि क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। और ये क्वेश्चन पूछने के तुरंत बाद इसने वेमोला और मोमो पर अटैक कर दिया। और सिंस इनके पास लड़ने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है, इसलिए वेमोला ने काइजू सूट एक्टिवेट कर लिया है। लेकिन शायद वेमोला ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इस मॉन्स्टर ने उसके काइजू सूट में होने के बावजूद भी हर एक पंच को काफी इजीली ब्लॉक कर लिया। और ये बैटल पूरी तरह से एक तरफा है, जहाँ वेमोला इस मॉन्स्टर पर एक पंच भी लैंड नहीं कर पा रही है। लेकिन वहीं इस मॉन्स्टर के सिंगल पंच से वेमोला जमीन पर गिर गई। हालांकि मोमो उसे अपने साइकिक एनर्जी की हेल्प से बचाने की कोशिश कर रही है, बट मोमो अभी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। और सिंस मोमो बैटल के बीच में आ रही है, इसलिए मॉन्स्टर ने सबसे पहले मोमो को ही ठिकाने पर लगाने का डिसाइड किया। और सिंस इस ग्राउंड पर मॉन्स्टर ने ऑलरेडी कर्स स्प्रेड कर दिया है, इसलिए मोमो को ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ से भागने का अब कोई भी तरीका नहीं है, और इन्हें बैटल करना ही होगा। और अभी सिंस मॉन्स्टर मोमो के साथ बैटल करने में डिस्ट्रैक्टेड है, इसलिए वेमोला ने उसे पीछे टाइटली होल्ड कर लिया। बट शायद वेमोला को पता नहीं था कि इस मॉन्स्टर की मेन पावर इसके मिरर में है। और सिंस अभी वेमोला मॉन्स्टर के काफी करीब है, इसलिए इस मॉन्स्टर ने वेमोला को अपने मिरर में कैद कर लिया। और अब जाहिर है कि मोमो इस पर डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इस मॉन्स्टर को कुछ हुआ तो इसके साथ साथ वेमोला भी मारी जाएगी। बट अभी मोमो ऐसे शो कर रही है मानो उसे इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और उसने तुरंत इस मॉन्स्टर पर अपने साइकिक पावर से अटैक कर दिया। और इस बैटल के दौरान मोमो ने काफी चालाकी से और अपनी साइकिक पावर के हेल्प से इस मॉन्स्टर का मिरर चुरा लिया। अभी इस मिरर में वेमोला कैद है, इसलिए मोमो इस मिरर के साथ जान बचाकर यहाँ से भाग रही है। और हालांकि मोमो को नहीं पता है कि इस मिरर से आखिर वेमोला को कैसे बाहर निकालना है, बट उसके हिसाब से शायद सीको इसमें उसकी हेल्प कर पाए। और अभी मोमो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे मॉन्स्टर की आवाज सुनाई दी कि अगर तुम सच में इस मिरर से निकलने में अपनी फ्रेंड की हेल्प करना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें भी इस मिरर के अंदर ही डाल दूं। और ये कहने के तुरंत बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब मोमो भी वेमोला के साथ साथ इस मिरर डायमेंशन में है। और यहाँ से हमें पता चला अगर इस मिरर में इस मॉन्स्टर का थोड़ा भी रिफ्लेक्शन आएगा तो ये मॉन्स्टर इस मिरर पर अपना पूरा पावर यूज कर पाती है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अब सिंस मोमो और वेमोला इस मिरर डायमेंशन में है, इसलिए मॉन्स्टर मोमो को देखते हुए सोच रही है कि अब इन दोनों का करना क्या है। सबसे पहले इसने मोमो के फेस पर मेकअप करने का डिसाइड किया। हालांकि ये मेकअप काफी अगली है, बट स्टिल इस मॉन्स्टर को ये मेकअप करने के बाद मोमो काफी अच्छी लगने लगी है। और अभी सिंस मोमो और वेमोला के इस पूरे मिरर को कवर करने की वजह से ये मॉन्स्टर अपना फेस इसमें नहीं देख पा रही है। और वहीं मिरर डायमेंशन में इन दोनों के क्यूट हरकतों की वजह से ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी है। और उसका कहना है कि इस मिरर में सिर्फ और सिर्फ मेरा क्यूट फेस
फेस होना चाहिए, ना कि किसी और का। और इन सब चीजों से इरिटेट होकर इस मॉन्स्टर ने काफी फोर्स के साथ वेमोला और मोमो को मिरर डायमेंशन से बाहर निकाल दिया। और इन दोनों के बाहर आते ही अब ये मॉन्स्टर अपना फेस मिरर में देखकर सच में काफी खुश है। और अभी सिंस ये मॉन्स्टर खुद का फेस मिरर में देखने में काफी बिजी है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर मोमो और वेमोला वहीं छुप गई। और अब जब ये मॉन्स्टर होश में आई और ये चारों तरफ देख रही है, इसे ना ही वेमोला और ना ही मोमो दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये सच में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और गुस्से में चिल्ला रही है और आसपास का बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है। और थोड़ी देर छुपने के बाद जब मॉन्स्टर यहाँ से चली गई, वेमोला और मोमो भी काइजू सूट के हेल्प से यहाँ से बच निकलने में सक्सेसफुल रही और दोनों जिंदा बाहर निकल के सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और वहीं आज जो कुछ भी हुआ, चीज की वजह से मोमो ने फाइनली वेमोला पर विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है। और थोड़ी देर बाद दोनों फाइनली स्कूल भी पहुंच गई, जहाँ ओकारून और आयरा अभी इन दोनों का ही वेट कर रहे हैं। और सिंस मोमो के फेस पर अभी भी मॉन्स्टर का किया हुआ मेकअप है, जिसे देखकर आयरा जहाँ हंस रही है, वहीं ओकारून मोमो से जानना चाह रहा है वेमोला आज आखिर स्कूल में क्यों आई है। और ओकारून के पूछने पर मोमो ने बताया ग्रैंडमा के कहने पर मैं इसे यहाँ लाई। और वहीं ओकारून को देखकर वेमोला तुरंत उसके करीब आ गई, इसलिए मोमो और आयरा दोनों उसे ओकारून से दूर करने लगी। और अभी सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर इनके टीचर भी आ गए। और सियोको ने वेमोला के बारे में स्कूल में पहले से इन्फॉर्म कर दिया है, इसलिए टीचर वेमोला की तरफ पॉइंट करते हुए मोमो से जानना चाह रहे हैं कि क्या यही ट्रांसफर स्टूडेंट है। और मोमो के हाँ करने पर टीचर ने बताया कि अभी के लिए हमने इसे ओकारून के साथ क्लास सी में एंटर करने का परमिशन दिया है एंड अभी डिसाइड हो चुका है कि वेमोला ओकारून के साथ ही क्लास सी में रहेगी। और ये सुनकर मोमो और आयरा का फेस एक्सप्रेशन साफ है कि ये दोनों बिल्कुल खुश नहीं है। और वहीं ये चीज इन्फॉर्म करने के बाद टीचर ने वेमोला की पूरी जिम्मेदारी ओकारून को दी है। और ये जानकर मोमो और आयरा पहले से और ज्यादा दुखी हैं और ये दोनों चाहती हैं कि वेमोला किसी और क्लास में रहे, बट टीचर का कहना है कि ये चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसलिए अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें ब्रेक का सीन दिखाया जाता है और जब मोमो और आयरा ने क्लास सी में एंटर करने की कोशिश की, इन्हें एक फीमेल स्टूडेंट ने क्लास में एंटर करने से रोक दिया। और उसका कहना है कि सिंस क्लास में कुछ लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए तुम उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और वहीं हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओकारून वेमोला को जापानीज वर्ड की ट्रेनिंग दे रहा है। और वहीं इनके डेस्क के चारों तरफ सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं जो कि वेमोला को देखकर सच में काफी इंप्रेस्ड हैं। और सभी एक साथ वेमोला से डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, लाइक क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। और अभी वेमोला के चारों तरफ क्राउड इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ओकारून के लिए अकेले इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाना काफी टफ हो रहा है। और जब इन स्टूडेंट्स में से एक ने पूछा कि वेमोला आखिर तुम किस कंट्री से हो, वेमोला ने ताको कोई कहा। और वहीं किंटा को लग रहा है कि शायद वेमोला इंडिया से है। और इंडिया सुनते ही सबको भी यही लगने लगा। और किंटा ने कहा कि सच में ये मिस्टीरियस ब्यूटी इंडिया से ही है। और वहीं दूसरी तरफ एक फीमेल स्टूडेंट ओकारून से भी जानना चाह रही है कि आखिर उसका वेमोला के साथ रिश्ता क्या है, जिसका ओकारून ने जवाब दिया कि अभी के लिए वेमोला आयासे के घर पर स्टे कर रही है और उससे ज्यादा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। बट इस फीमेल स्टूडेंट का कहना है कि ओकारून ऐसा लगता है वेमोला हमसे काफी अटैच्ड है। बट वहीं किंटा का कहना है कि सिंस मैंने वेमोला को हराया है तो वो ओकारून से नहीं बल्कि मुझसे अटैच्ड है। और इस चीज से ओकारून ने भी एग्री किया। बट जाहिर है कि इस बैटल के बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसलिए अभी किंटा ने क्या कहा किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, किंटा की ये सारी बातें सुनकर क्लास रैप को लग रहा है कि वो पक्का झूठ बोल रहा है, इसलिए वो ओकारून से सच्चाई जानना चाह रही है क्योंकि उसे विश्वास है कि ओकारून ऐसा इंसान है जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। बट क्लास रैप के पूछने पर ओकारून ने कहा कि जो भी किंटा ने कहा वो पूरी तरह से सच है। ये सुनकर क्लास रैप सच में काफी सरप्राइज्ड है और वो यहाँ से रोते हुए ये कहते हुए चली गई कि मुझे लगा था ओकारून मैं ऐसे इंसान हूँ जो कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन मैं गलत साबित हुई। और क्लास रैप के यहाँ से जाने के बाद अभी ओकारून वेमोला के बगल में बैठा हुआ ही था, तभी वेमोला ने ओकारून की तरफ इशारा करते हुए कहा ओकारून ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर ओकारून घबरा गया और सबसे जानना चाह रहा है कि आखिर किसने उसे ये कहना सिखाया। और वहीं जब बाकी लोगों ने ये चीज सुना, सभी जानना चाह रहे हैं कि वेमोला ने अभी जो कहा क्या वो सच है। और वहीं दूसरी तरफ ये चीज सुनकर मोमो, आयरा और जिन अभी खिड़की से ओकारून को ही घूर रहे हैं। और मोमो के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि ये सुनकर वो बिल्कुल खुश नहीं है, बट फिर भी उसने स्माइल करते हुए ओकारून और किंटा को बाहर बात करने के लिए बुलाया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है मोमो ग्राउंड में ओकारून से बातें कर रही है और बातों से ज्यादा ऐसा लग रहा है मानो ओकारून को धमकी दे रही है। और उसका कहना है कि मैंने तुम्हें सिग्नल किया था कि हमें बाहर बात करना है, बट ऐसा लग रहा था वेमोला के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और सिंस अभी ओकारून मोमो के हर बात पर यस मैम कह रहा है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। बट उसके इस बात पर भी ओकारून ने यस मैम कहा और जैसे उसने ये कहा ऐसा लग रहा है ओकारून आज मरने वाला है। और वहीं आयरा, वेमोला और बाकी सभी ओकारून को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इन सबके हेल्प करने की वजह से आखिरकार ओकारून मोमो के चंगुल से बचकर निकलने में सक्सेसफुल रहा। बट ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मोमो को आखिर हुआ क्या है और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है सिंस ओकारून जीजी से काफी कैजुअली बात करता है, इसलिए मोमो ये देखकर जानना चाह रही है कि आखिर ओकारून जीजी से इतना नॉर्मली कैसे बिहेव कर पाते हो। जिसका ओकारून ने जवाब दिया कि मैं जब भी जीजी से फॉर्मल बिहेव करता हूँ वो मुझे इग्नोर करने लगता है। और वहीं मोमो के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि इस चीज से वो काफी जेलस फील कर रही है, इसलिए उसने ओकारून से कहा ये बिल्कुल सही नहीं है, तुम भी जैसे जीजी से बात करते हो वैसे ही मुझसे भी बात करो। जिसका ओकारून ने जवाब दिया मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। और इस चीज से साफ है कि मोमो बिल्कुल खुश नहीं है। और थोड़ी देर ऐसे ही बहस करने के बाद अब ओकारून मोमो से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम वेमोला के बारे में मुझसे क्या बात करना चाहती थी। और पूछने पर मोमो ने बताया कि वेमोला के पास एक गोल्डन बॉल है। और ये सुनकर सभी सरप्राइज
सरप्राइज्ड हैं। और वहीं आयरा का कहना है कि अगर ऐसा है तो वेमोला से गोल्डन बॉल तुरंत ले लो, जिसका मोमो ने जवाब दिया कि इस गोल्डन बॉल को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है और मुझे शक है कि क्या ये सच में ओकारून का है या फिर कुछ और है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और मोमो के कहने पर जब वेमोला ने गोल्डन बॉल दिखाया, मोमो के साथ साथ सभी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये गोल्डन बॉल है क्या। और जब वेमोला ने वापस गोल्डन बॉल को काइजू सूट में डाला, जो कुछ भी हुआ उससे साफ है ये गोल्डन बॉल काइजू सूट के लिए एज अ बैटरी काम कर रहा है। और वहीं ये सब देखकर किंटा का कहना है कि ये मैकेनिज्म ऐसे डिजाइन है मानो ना गोल्डन बॉल के ये सूट किसी भी काम का नहीं। और अगर ऐसा है कि ये गोल्डन बॉल वेमोला को अभी हाल ही में मिला है तो इसके लिए इस सूट में आखिर पहले से जगह क्यों थी। एंड किंटा की ये सारी बातें सुनकर ओकारून भी उससे एग्री कर रहा है। बट वहीं मोमो ने पूछा कि ऐसा हो सकता है कि ये गोल्डन बॉल मिलने के बाद वेमोला ने इसे ऐसे डिजाइन किया हो, जिसका किंटा ने जवाब दिया कि मैंने ऑलरेडी इस सूट का इंटरनल फंक्शन पढ़ा है और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बाद में किसी ने ऐसा स्पेस ऐड किया होगा जहाँ ये गोल्डन बॉल फिट हो सके। एंड फाइनली डिस्कशन करने के बाद किंटा का कहना है कि इन सारी बातों से ऐसा ही लगता है कि ये गोल्डन बॉल वेमोला के पास पहले से ही था और शायद ये ओकारून का गोल्डन बॉल नहीं है। और वहीं इन सबको एक साथ बातें करते हुए देखकर स्कूल के स्टूडेंट्स इनके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं। और ये चीज नोटिस करते ही मोमो ने ओकारून से कहा कि अभी के लिए हमें यहाँ से जाना चाहिए और हमें नेक्स्ट टाइम कहाँ मिलना है उस बारे में बाद में बात करनी चाहिए। और वैसे भी जब स्टूडेंट्स सुनेंगे कि कुछ ग्रुप के लड़के और लड़कियां बॉल्स के बारे में बातें कर रहे हैं, इस बारे में काफी अफवाहें भी उड़ेंगी। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मोमो के घर का दिखाया जाता है और सीको मोमो को उस डेंजरस रास्ते पर जाने के लिए डांट भी रही है। और उनका कहना है कि मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ तुम दोनों वहाँ से जिंदा वापस आ गई। और मोमो ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए मोमो और वेमोला दोनों ने इनसे माफी मांगी। और वहीं मोमो ने ये भी कहा कि मुझे कुछ स्पेल्स आ रहे थे, इसलिए मैं उस मॉन्स्टर से बचकर बाहर निकलने में सक्सेसफुल रही। और ये सुनकर कि कहीं तुमने पोमेडे स्पेल तो नहीं यूज किया है, इसका मोमो ने जवाब दिया हाँ मैंने उसे 10 बार कहा। और ये सुनकर सीको का कहना है कि अगर तुमने ऐसा किया है तो अगली बार तुम्हें पोमेडे 100 बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि पोमेडे ऐसा स्पेल है जिसके हेल्प से हम स्पिरिट को अपने डायमेंशन से थोड़े देर के लिए बाहर निकाल पाते हैं। और इस स्पेल को यूज करके तुम उस मॉन्स्टर से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकती। और जितनी बार तुम इस स्पेल को यूज करती हो इसका इफेक्ट उतना ही कम होने लगता है। और साथ ही सीको ने मोमो से ये भी कहा क्या तुम्हें पता है कि उस रास्ते पर आखिर कोई क्यों नहीं जाता और आज तक वो रास्ता वैसा ही क्यों है, क्योंकि कोई भी आज तक उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाया है और उस मॉन्स्टर का नाम है रिको काशिमा। और ये सुनकर मोमो सच में काफी शॉक्ड है। और आज जो कुछ भी हुआ इसकी वजह से सीको ने मोमो से कहा कि अगले 1 हफ्ते तक 10 PM के बाद तुम बाहर कहीं भी मत जाना और यहाँ तक कि अगर कोई तुम्हारे नाम से बुलाए फिर भी मत जाना। और साथ ही तुम खिड़की से भी बाहर मत देखना, नहीं तो रिको काशिमा तुम्हें ढूंढ लेगी। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है। सीको ने वेमोला और मोमो के लिए रूम प्रिपेयर कर दिया है और साथ ही उन्होंने मोमो को फिर से समझाया कि सुबह 5 बजे तक तुम दोनों इस रूम से बिल्कुल बाहर मत निकलना, जिसका मोमो ने जवाब दिया कि हाँ ये हमारे लिए काफी इजी है, हम दोनों सिंपली सो जाएंगे। और ये सुनकर सीको का कहना है कि अगर तुम दोनों सो पाओ तब, बट जो भी हो अभी के लिए तुम लोग इस रूम से बाहर मत निकलना। और सीको के जाने के बाद मोमो सोने की काफी कोशिश कर रही है बट उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। और उसका कहना है कि नॉर्मली मैं 5 सेकंड में सो जाती हूँ लेकिन आज मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही। और वहीं बगल में वेमोला काफी आसानी से सो गई और ये देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वेमोला इतना आसानी से कैसे सो सकती है और वहीं उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तो मोमो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसका नाम पुकारा और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ओकारून की है। और ओकारून की आवाज सुनकर मोमो उससे जानना चाह रही है कि आखिर इस समय तुम यहाँ कर क्या रहे हो, जिसका ओकारून ने जवाब दिया कि सीको ने मुझे हर एक चीज बता दिया है कि आखिर कैसे तुम एविल स्पिरिट की वजह से इस रूम में फंस चुकी हो। और ये सुनकर मोमो जानना चाह रही है कि आखिर सीको ने तुम्हें कब बताया, जिसका मोमो ने जवाब दिया कि अभी, और मैं यहाँ पर तुमने जो मांगा मुझे दिया था उसे रिटर्न करने आया था और यहाँ आने पर सीको ने मुझे हर एक चीज बताया। एंड ओकारून के ये सब कहने पर मोमो ने उससे कहा कि मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी तो अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ, जिसका मोमो ने जवाब दिया जब तक तुम कर्ज से फ्री नहीं हो जाती मैं यहाँ तुम्हें गार्ड करूंगा, तो प्लीज तुम आराम से सो जाओ। और वहीं ओकारून ने ये भी कहा कि मिस सीको ने मुझे बताया है इस कर्ज की वजह से तुम अच्छे सो नहीं पाओगी, इसलिए अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रहूंगा। और ये सुनकर मोमो ने थैंक यू कहते हुए ओकारून से कहा कि मैं ठीक हूँ और वैसे भी अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं सो नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लगेगा। और मोमो के ये कहने के तुरंत बाद ओकारून ने उससे कहा मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की वजह से यहाँ रहना चाहता हूँ। और वहीं मोमो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सही सुना है ना। और ये सब सुनकर वो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उसका कहना है कि अभी इस समय तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। और ये सुनकर ओकारून ने इस चीज के लिए मोमो से माफी मांगा और वहीं मोमो अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है और उसका कहना है कि मैं अभी तुम्हारी ये सारी बातें नहीं सुन पा रही हूँ, इसलिए कल तुम फेस टू फेस ये सारी बातें मुझसे कहना, जिसका ओकारून ने जवाब दिया मैं समझ गया और मुझे माफ करना, साथ ही तुम अच्छे सोना एंड गुड नाइट कहने के बाद ऐसा लग रहा है ओकारून यहाँ से जा चुका है। और वहीं ओकारून के ये सब चीजें कहने की वजह से मोमो को उसे देखने का काफी मन कर रहा है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि अगर मैं तुम्हें ये सब कहते हुए सुन नहीं पाऊंगी तो शायद मैं आज सो भी नहीं पाऊंगी। और ये सुनकर ओकारून ने कहा कि अभी मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ। और ओकारून के ये कहते ही मोमो अभी गेट खोलकर बाहर जाने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आया और उसने ओकारून से पूछा कि क्या तुम कल जीजी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, जिसका ओकारून ने जवाब दिया कि नहीं मैं मिस्टर जीजी के साथ टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं करने वाला। और ये सुनते ही मोमो फिर से अपने बेड पर आकर सो गई, क्योंकि ओकारून कभी भी जीजी को मिस्टर जीजी नहीं कह के बुलाता है और पूरे स्कूल में जीजी एकमात्र पर्सन है जिसके साथ ओकारून अब फॉर्मली बिहेव नहीं करता है। इसलिए मोमो को समझ आ चुका है कि ये ओकारून नहीं
बल्कि वो मॉन्स्टर है। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर अभी मोमो के घर के बाहर है और वो बार बार चिल्ला रही है कि मिस आयासे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सारी बातें सुनकर और इस मॉन्स्टर की वजह से मोमो को काफी हैवी फोर्स फील हो रहा है और वो इस चीज से सच में काफी परेशान हो चुकी है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और अभी डाइनिंग टेबल पर सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मोमो के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो कल रात बिल्कुल सो नहीं पाई। और ये देखकर सीको ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम रात में बिल्कुल सो नहीं पाओगी। और सिंस अभी वेमोला चॉपस्टिक से नहीं खा पा रही है इसलिए सीको ने मोमो को उसकी हेल्प करने के लिए कहा। और मोमो वेमोला की हेल्प तो करना चाह रही है बट उससे पहले उसने टर्बो ग्रैनी को वेमोला का गोल्डन बॉल दिखाया और वो इसके बारे में टर्बो ग्रैनी से जानना चाह रही है। और मोमो के पूछने पर टर्बो ग्रैनी ने बताया कि ये ओकारू का गोल्डन बॉल नहीं है बल्कि ये उससे काफी अलग चीज है। और टर्बो ग्रैनी का ये भी कहना है कि ये चीज ह्यूमन कर्मा से भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है और मैं कभी भी इसे अपने सामने देखना नहीं चाहती, इसलिए जल्दी करो और इसे मेरे सामने से हटाओ। और ये सुनकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वेमोला तो एलियन है तो आखिर ह्यूमन कर्मा से ये चीज खतरनाक कैसे हो सकता है। और ये सोचते हुए अभी मोमो वेमोला की तरफ ही देख रही है बट जाहिर है वेमोला की तरफ से इस चीज का कोई भी आंसर नहीं मिला। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वेमोला और मोमो दोनों साथ में स्कूल जा रही हैं और मोमो ने वेमोला के लिए काफी प्रीटी बैग भी दिलाया है और वहीं वेमोला मोमो जो भी कह रही है उसे रिपीट कर रही है। और मोमो के हिसाब से वेमोला अगर अच्छे से बातें करने लगे तो शायद उसे बात करने में अच्छा भी लगे। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि यहाँ पे ओकारुन भी आ गया और अभी वेमोला ओकारुन से बातें करना चाह रही है बट मोमो इन दोनों के बीच में आ गई, इन दोनों को बातें करने बिल्कुल नहीं दे रही है। और ओकारुन के पूछने पर मोमो ने उसे बताया मुझ पर एक कर्स है और उसकी वजह से मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही, इसलिए मेरा फेस ऐसा हो गया है। और थोड़ी देर बाद मोमो ने हिचकिचाते हुए और अपने रेड फेस के साथ ओकारुन से कंफर्म किया कि कल रात तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे ना, जिसका ओकारुन ने जवाब दिया कि नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं आया था। और ये सुनकर मोमो अपना एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए ओकारुन को किक करने लगी और साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए था। और ओकारुन पर चिल्लाते हुए मोमो ये भी कह रही है कि तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कि कल रात जब तुम मेरे घर आए थे तुमने क्या कहा। और खुद को डिफेंड करते हुए ओकारुन बार बार यही कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं आया था। और वहीं वेमोला इन दोनों को दूर करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन मोमो के क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ मोमो रात भर न सोने की वजह से क्लासरूम में सो रही है। और वहीं ओकारुन के क्लास में जहाँ ओकारुन वेमोला को जापानीज लैंग्वेज सिखा रहा है वहीं सारे स्टूडेंट्स इनके आसपास इकट्ठा हैं और लैंग्वेज सिखाने के साथ साथ ओकारुन वेमोला को मैनर्स भी सिखा रहा है। जहाँ जब उसने किंटा को कुछ दिया किंटा ने उसे थैंक यू कहा और अब ओकारुन चाहता है कि किंटा भी वेमोला को कुछ दे एंड किंटा की हेल्प से वेमोला थैंक यू कहना सीख गई। और वेमोला सच में काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और ये देखकर सबका कहना है कि ओकारुन तुम सच में काफी अच्छे टीचर हो। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस ओकारुन वेमोला मोमो और बाकी सबके एक साथ मिलने की वजह से लोग इनके बारे में काफी अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए सभी यार स्कूल बिल्डिंग के पीछे मिले हैं और अभी सभी बातें कर रहे हैं। और किंटा का कहना है शायद हमें एक फॉर्मल मीटिंग प्लेस बना लेना चाहिए जहाँ हम सब मीटिंग कर सकें। और सभी यहाँ पर आज इसलिए मिले हैं क्योंकि जीजी इन्हें कुछ दिखाना चाहता था। एंड ओकारुन के पूछने पर जीजी ने उसे अपना एक स्किल दिखाया और ये देखकर सभी काफी शॉक्ड हैं। एंड जीजी ने बताया ये चीज मुझे सीको ने सिखाया है और मैं इसमें काफी अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ। और जीजी ये सारे मूव्स इसलिए सीख रहा है क्योंकि हमेशा वो ईवी लाई का पावर यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि अगर कुछ हो वो सबकी मदद कर सके। एंड इसके बाद हमें स्कूल खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है और सिंस मोमो को आज पार्ट टाइम जॉब पर जाना है इसलिए वो चाहती है कि वेमोला आज ओकारुन के साथ घर जाए। बट हाँ, यहाँ जाने से पहले मोमो ने ओकारुन को धमकी दी कि कुछ भी अजीब मत करना और जाहिर है कि ओकारुन कुछ भी अजीब नहीं करेगा। और ये सब कहने के बाद मोमो के यहाँ से जाने से पहले जब वेमोला ने उसे थैंक यू कहा ये सुनकर मोमो थोड़ी ब्लश कर रही है और उसका कहना है तुम सच में काफी इंप्रूव कर रही हो। और अभी ओकारुन और वेमोला घर की तरफ जा ही रहे थे कि इन्हें रास्ते में जीजी और आयरा मिल गई। और जब इन दोनों को पता चला कि मोमो अपने पार्ट टाइम जॉब पर गई है और वो 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकती, इसलिए इन दोनों ने मोमो के साथ घर वापस आने का डिसाइड किया। और अभी ये दोनों मोमो के पार्ट टाइम जॉब पर जा रहे हैं। और जब आयरा को पता चला कि मोमो मेड कैफे में काम करती है वो मोमो के साथ थोड़ा मजाक करना चाह रही है और जीजी भी उसकी इसमें हेल्प करने वाला है। और अभी आयरा ये सब सोच रही थी कि जब जीजी ने उसे बताया कि ओकारुन ने मुझसे कहा था मेड कॉस्ट्यूम में मोमो काफी क्यूट लग रही थी, ये सुनकर आयरा बिल्कुल खुश नहीं है और अब वो भी मोमो के साथ मेड कैफे में काम करना चाह रही है। और वो सोच रही है कि आखिर वो जॉब पाने के लिए मैं क्या करूं। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी इन दोनों के सामने एलियन आ गए। और वहीं दूसरी तरफ ओकारुन वेमोला को मोमो के घर पर छोड़ने के बाद गुड बाय कहते हुए भी जा ही रहा था कि तभी वेमोला ने उसे रोक लिया। और ये 5वीं बार है तो वेमोला ने ऐसा किया है और वेमोला कुछ तो कहना चाह रही है बट वो कह नहीं पा रही है। और सिंस ओकारुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इसलिए उसने वेमोला से कहा मुझे माफ करना, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मिस आयासे से प्यार है। और ये कहने के तुरंत बाद सॉरी कहते हुए ओकारुन दौड़ते हुए यहाँ से चला गया। और वो ये चीज कहने की वजह से सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। हालांकि उसने ये चीज मोमो से नहीं कहा है बट फिर भी उसका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है। और जब वो दौड़ते हुए जा ही रहा था कि उसे भी रास्ते में एलियंस मिल गए और वहीं दूसरी तरफ इन एलियंस ने जीजी और आयरा पर अटैक कर दिया है और अभी इनका काफी इंटेंस बैटल चल रहा है। एंड जीजी और आयरा के लिए इन एलियंस से बैटल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी जीजी ईवी लाई का पावर बिल्कुल यूज नहीं कर सकता, इसलिए आयरा को एक तरह से कहें तो अकेले इन एलियंस से बैटल करना पड़ रहा है। और सिंस जाहिर है कि अकेले आयरा यहाँ कुछ कर नहीं सकती, इसलिए जीजी ने
उससे कहा तुम बड़े वाले एलियन का सामना करो, मैं स्नाइपर्स को देख लूंगा। और सीको ने जो टेक्निक जीजी को सिखाई थी उसके हेल्प से वो एलियन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जाहिर है कि सिर्फ इस टेक्निक से एलियन से लड़ पाना पॉसिबल नहीं है। और हुआ भी वैसा ही। एलियन के अटैक करने पर जीजी ने खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर दी और ऐसा लग रहा है एलियन के इस अटैक के बाद जीजी अब इविल आई में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तभी आयरा ने जीजी के ऊपर ठंडा पानी फेंका, बट इसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जीजी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव फोर्स डेवलप हो चुकी है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जीजी फाइनली इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो गया और इविल आई सोच रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और वहीं जब आयरा ने इविल आई को देखकर उससे कहा कि इस बार तुम एलियन से लड़ सकते हो, ये सुनकर इविल आई का कहना है कि तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो, और वैसे भी मुझे तुमसे नफरत है, और सिंस मैंने ओकारून से प्रॉमिस किया था इसलिए मैं यहाँ बैटल नहीं करने वाला हूँ। और ये सुनकर आयरा इविल आई को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और रोकते हुए आयरा ने कहा अगर इविल आई तुम इन्हें हराने में मेरी हेल्प नहीं करोगे तो हम फिर से वापस ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे। और अभी इविल आई आयरा की ये सारी बातें सुन ही रहा था, तभी एलियन ने इविल आई पर भी अटैक कर दिया, जिससे इविल आई कई सारे घर तोड़ते हुए दूर जाकर गिरा। और वहीं इविल आई की ये हालत देखकर आयरा को भी समझ नहीं आ रहा है आखिर ये एलियंस हैं कौन। और सिंस अभी आयरा डिस्ट्रैक्टेड है, इस मौके का फायदा उठाकर एलियन ने आयरा के ऊपर काफी जोरदार अटैक किया, जिससे आयरा काफी दूर जाकर गिरी। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आयरा शायद बेहोश हो चुकी है। और अब ऐसा लग रहा है मानो इविल आई और आयरा दोनों एलियंस से हार चुके हैं। और सिंस यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग होने की वजह से एलियंस लेजर बीम नहीं यूज कर पा रहे हैं, इसलिए ये दोनों एलियन काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं। और सिंस इविल आई और आयरा दोनों दूर जाकर गिरे हैं, इसलिए अभी ये दोनों कहाँ हैं एलियंस को भी नहीं पता। और अभी ये एलियन इन दोनों को ही ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आयरा इविल आई को कैप्चर करने के बाद एक टनल के थ्रू सेफ जगह पर लाने में सक्सेसफुल रही। हालांकि वो इस चीज की वजह से पूरी तरह से थक चुकी है, इतना कि वो वहीं इविल आई के साथ बेहोश हो गई। और बेहोश होते होते वो अभी भी चाह रही है कि किसी भी तरह से सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर सके कि कुछ एलियंस इन पर अटैक कर रहे हैं, सभी सेफ रहें। और वहीं दूसरी तरफ ओकारून भी लगातार अकेले इन एलियंस से बैटल कर रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ आयरा के लिए इन एलियंस से बैटल करना काफी टफ साबित हुआ, वहीं ओकारून इनसे काफी अच्छे से बैटल कर रहा है। बट हाँ, सिंस ये एलियंस पिछले एलियन से काफी अलग हैं, इसलिए ओकारून के लिए भी इनके मूव को प्रिडिक्ट कर पाना काफी टफ हो रहा है। और बैटल के दौरान इस एलियन ने ओकारून पर लगातार कई सारे पंचेज और किक किया, और ये सारे पंचेज और किक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ओकारून वापस ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होते हुए वहीं गिरकर बेहोश हो गया। और जाहिर है कि हर एक एलियन की तरह ये एलियन भी ओकारून के ज्वेल्स के पीछे ही पड़े हुए हैं, इसलिए इन्होंने ओकारून को बांधते हुए वापस इसका एकमात्र ज्वेल निकाल लिया। और अब ये सोच रहे हैं कि सिंस इनके पास अब ओकारून का ज्वेल आ चुका है तो अब इसके साथ क्या करना चाहिए। और ये पूछने पर इस एलियन को हाई अथॉरिटी से कमांड आया, इस बॉडी को भी लेकर आओ और इसके इंटरनल ऑर्गन पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और ये ऑर्डर आते ही ये एलियन ओकारून की बॉडी के साथ स्पेसशिप की तरफ चलने लगे कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ बिजनेसमैन यहाँ आ गया और उसने इन्हें ओकारून की बॉडी को यहाँ से ले जाने से रोक लिया। और सिंस बिजनेसमैन भी एक एलियन है, इसलिए बाकी सारे एलियंस ने कहा तुम इंतजार करो, अगली बार तुम्हारा शिकार करेंगे। और थोड़ी देर बाद यहाँ मिस्टर मेंटिस भी आ गए और वो ओकारून को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें मोमो के कैफे का सीन दिखाया जाता है और इस कैफे में सभी कस्टमर्स मोमो के दीवाने हो चुके हैं। और इन सब चीजों की वजह से मोमो इतना ज्यादा बिजी हो गई कि उसने ध्यान नहीं दिया और जल्दी 9:30 होने वाला है। और ये याद आते ही मोमो तुरंत यहाँ से जाने की कोशिश कर रही है और वो सोच रही है कि अगर अगली बार मैं रिको से मिली तो पक्का मैं बचने वाली नहीं हूँ। और अभी ये सोचते हुए मोमो पीछे का दरवाजा खोल ही रही थी कि उसे फील हुआ कि ये डोर लॉक हो चुका है। और उसने जैसे मिस्टर मो से कहा कि ये रूम लॉक हो चुका है, उसने देखा कि कैफे में प्रेजेंट सभी लोग एक जैसे दिख रहे हैं और सभी ने एक साथ मोमो पर अटैक कर दिया। हालांकि मोमो अपनी साइकिक पावर के हेल्प से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, बट इतने ज्यादा लोग के होने की वजह से उसके लिए यहाँ पर अकेले इन सब से बैटल कर पाना काफी टफ हो रहा है। और इन सब ने मिलकर मोमो को काफी हाई स्पीड में दीवार पर दे मारा और अभी दो लोगों ने मोमो को काफी टाइटली जमीन पर होल्ड किया हुआ है। और जैसे इन सबको रियलाइज हुआ कि मोमो अब सरेंडर हो चुकी है, सारे एलियंस ने फिर से खुद को नॉर्मल वे में ट्रांसफॉर्म कर लिया। और ये एलियन मोमो को किडनैप करने आए हैं ताकि इसके पावर के हेल्प से काफी पावरफुल सूट बनाया जा सके। और भले ही मोमो अभी उठ नहीं पा रही है, लेकिन खुद को छोड़ने के लिए इनसे कह रही है। और साथ ही उसका ये भी कहना है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सब यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। और मोमो की ये सारी बातें सुनकर एलियंस ने उसे बताया कि तुम जिसके भरोसे हो वेमोला, उसने ही हमें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दी है और उसके वजह से ही हम यहाँ पर हैं। और ये सुनकर मोमो पूरी तरह से शॉक्ड है और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जो उसने सुना वो सच है। और वो सोच रही है कि वेमोला ने आखिर ऐसा क्यों किया। और अभी मोमो को लग रहा था कि शायद ये उसका अंत है, तभी यहाँ पर एक और एलियन आ गया और उसने मोमो को बचा लिया और मोमो को एक आयरन देते हुए कहा सिंस मैं यहाँ पर हूँ तो अब मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करना पड़ेगा और इसके हेल्प से हम दोनों मिलकर इन सारे एलियंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहने के तुरंत बाद मोमो और इस एलियन ने बाकी सारे एलियन से बैटल करना स्टार्ट कर दिया। और ये बैटल सच में काफी इंटेंस है और मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये एलियंस की क्यों हेल्प कर रहा है और यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और मोमो के पूछने पर एलियन ने बताया कि ये सारे हमारे साथी हैं, लेकिन जब इनका बर्थ हो रहा था तो इनका डाटा ओवर रिटन हो गया और इस चीज की वजह से इनका फॉर्म अब चेंज हो चुका है और ये हम जैसे नहीं दिखते। और एलियन की ये सारी बातें सुनकर मोमो का कहना है कि अगर ये सब तुम में से एक हैं तो इनका कुछ करो। जिसका एलियन ने जवाब दिया कि कुछ दिन पहले कुछ लोग आए जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते, उन्होंने हमारा सारा डाटा चेंज कर दिया और अभी सिंस यहाँ बैटल हो रहा है इसलिए एलियन और मोमो अच्छे से
से बात नहीं कर पा रहे हैं। और मोमो का कहना है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी बैटल पे ध्यान दो। और ये सुनते ही इस एलियन ने अपना 2 और क्लोन बनाया और धीमे धीमे करके यहाँ पर एलियन के काफी सारे क्लोन्स आ गए और ये बैटल शायद अब मोमो और एलियन मिलकर जीत सकते हैं। और अभी मोमो को ये लग ही रहा था कि तभी 6 सेंसरी ऑर्गन वाला एक एलियन आ गया और इस एलियन पर अटैक काम भी नहीं कर रहा है। और अभी मोमो ये सब सोच रही थी कि तभी इस अजीब से दिखने वाले एलियन ने मोमो के साइड के एलियंस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अटैक करने पर ये सारे एलियंस भी मोमो के एनिमी में कन्वर्ट होने लगे। और मोमो को समझ आ रहा है कि अगर बैटल ऐसे ही चलता रहा तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा और शायद एट द एंड ये सब मारे जाएंगे। और जब मोमो ने ये सोचते हुए इस एलियन के ऊपर एक चेयर दे मारा, ये चेयर एलियन के बॉडी से पास हो गया और ये देखकर मोमो को समझ आ रहा है कि ये एलियन अभी फिलहाल इस डायमेंशन में नहीं है और वो किसी और डायमेंशन में बैठकर वहां से अटैक कर रहा है। और ये सब देखकर मोमो के साथ में बैटल करने वाले एलियन ने उससे कहा कि क्लोन की जिम्मेदारी तुम हम पर छोड़ दो और अभी इन सब चीजों के पीछे जो इंसान है तुम इसे डिफीट करो। और हालांकि एलियन के लिए ये चीज कहना काफी आसान है, बट मोमो के लिए इस इंसान को पकड़ पाना या फिर इससे बैटल कर पाना काफी टफ हो रहा है। इसलिए एलियन ने मोमो को सजेस्ट किया इस इंसान को उसके डायमेंशन से बाहर निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी साइकिक एबिलिटी के हेल्प से पर डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। और अभी मोमो से लड़ने की कोशिश कर ही रही है कि तभी मोमो पर इतना जोरदार अटैक लैंड हुआ कि वो सीधा दीवार से जाकर टकराई और अगले ही पल एक टेंटिकल मोमो के डायरेक्ट हाथ में जाकर घुसा और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। और ये टेंटिकल मोमो को चारों तरफ से बांध रहा है और धीमे धीमे यहाँ पर एलियंस का नंबर भी बढ़ रहा है। और मोमो की ये हालत देखकर एलियन ने उससे कहा मोमो मेरे क्लोन्स भी खत्म हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इस इंसान को हराना होगा, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। और एलियन की ये सारी बातें सुनकर मोमो को रियलाइज हो रहा है कि जब भी वो खतरे में रहती है ओकारून हमेशा उसे बचा लेता है, इसलिए अब तक उसने रियलाइज नहीं किया कि आखिर वो अभी कितनी वीक है। और ये सब सोचकर मोमो को लग रहा है कि शायद ये उसका अंत है और अभी वो ओकारून को ही याद कर रही है और साथ ही उसे सीको की ट्रेनिंग भी याद आ रही है जो कि सीको ने मोमो को बचपन में दिया था, जहाँ सीको ने बचपन में मोमो को वर्ड्स की रियल पावर दिखाई थी और सीको ने इन वर्ड्स को काफी इफेक्टिवली यूज करने की ट्रेनिंग मोमो को दी थी। और उन्हें बताया था कि अगर तुम अच्छे से सोचो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और हर एक चीज रियलिटी बन सकती है। और मोमो से ये चीज कहने के तुरंत बाद जब सीको ने ट्रेनिंग पिलर को हिट किया वो दूर जाकर घर से टकरा गया और सीको की ये पावर देखकर बचपन में मोमो काफी इम्प्रेस्ड हो गई थी। और ये सब सोचते हुए उसे ओकारून के साथ मेड कैफे में स्पेंड किया हुआ टाइम भी याद आ रहा है। और वहीं यहाँ प्रेजेंट टाइम में एलियंस का नंबर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और मोमो चारों तरफ से घिर चुकी है और साथ ही एलियन ने टेंटिकल्स के हेल्प से चारों तरफ से बांध लिया है। और अभी सारे एलियंस मिलकर मोमो पर अटैक करने वाले थे, तभी मोमो ने अपने साइकिक एनर्जी की हेल्प से एक काफी जोरदार धमाका किया और सारे एलियंस दूर जाकर गिरे। और इस पावरफुल ब्लास्ट के बाद मोमो वहीं बेहोश हो गई और जब उसकी आंखें खुली उसके चारों तरफ एलियंस हैं और मोमो को होश में देखकर एलियन का कहना है कि आखिर तुमने अपना सही चेहरा दिखा दिया और तुम सेफ हो और तुम्हारे फिलहाल के कंडीशन में ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें अगवा करना काफी इजी हो जाएगा। और ये सुनकर मोमो को भी समझ आ रहा है कि इस बैटल के बाद में उसे इन सबसे भी डील करना ही पड़ता। और इन एलियन की धमकी सुनकर मोमो का कहना है कि अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ, मेरे पास अभी भी इतनी एनर्जी बची है, मैं तुम सबको ब्लास्ट कर दूंगी। और वहीं मोमो का ये कंडीशन देखकर एलियंस को भी समझ आ रहा है कि मोमो जैसा कह रही है वैसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसके पास अब एनर्जी नहीं बची है। और ये सुनकर मोमो ने कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आगे बढ़ो और खुद देख लो। और मोमो के ये कहने के बाद हमें अगले हिस्से में दिखाया जाता है ये सारे एलियंस यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए और जो इनका मेन लीडर था वो अभी जमीन पर घायल पड़ा हुआ है और उसका कहना है कि अभी इन सारे क्लोन्स को अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए इन्हें बिल्कुल नहीं पता कि इन्हें तुमसे कैसे फाइट करना है या फिर तुम कैसे फाइट करती हो, इसलिए अगर यहाँ तुमसे बैटल होता तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। इसलिए इनके लीडर ने इन्हें वापस स्पेसशिप में टेलीपोर्ट कर दिया। और इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है मोमो खुद को फर्स्ट एड दे रही है और वहीं पर ये एलियन कुछ सोच रहा है। और सिंस इनका हर एक सामान चोरी हो चुका है इसलिए अभी एलियन के पास भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो खुद को अभी हील कर सके। और मोमो के पूछने पर एलियन का कहना है कि वो कौन लोग थे हमें इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। और एलियन का ये भी कहना है शायद उन सब ने वार्प टेक्निक का यूज करते हुए काफी लंबा सफर करके यहाँ आए हैं और ऐसे सब सिस्टम को यूज करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम की काफी जरूरत है। और एलियन ने ये भी बताया कि पिरामिड एक ट्रांसमिशन सिस्टम है। और जब ये चीज मोमो ने सुना उसने एलियन से पूछा कि क्या पिरामिड एक तरह से कब्र है ना जहाँ पर मम्मी को रखा जाता है, जिसका एलियन ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो सारे डेड बॉडीज हमने ही वहाँ पे रखा है ताकि उन्हें हम एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज में भेज सकें। तो एलियन ने ये भी कहा कि जापान में भी एक ट्रांसमिशन सिस्टम है और मोमो के हिसाब से सिंस जापान में कोई भी पिरामिड नहीं है ये कैसे पॉसिबल है। और मोमो के पूछने पर एलियन ने बताया कि यहाँ पर ट्रांसमिशन सिस्टम पिरामिड के फॉर्म में नहीं बल्कि स्प्लेंडेड कॉफिन बरियल के फॉर्म में है। और एलियन की ये सारी बातें सुनकर मोमो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और वो जानना चाह रही है कि अगर सभी एलियंस इतने दूर से आए हैं तो आखिर वो ह्यूमन लैंग्वेज इतना आसानी से कैसे बोल पाते हैं। जिसका एलियन ने जवाब दिया कि ये लोग जो भी हैं इन लोगों ने हमारा हर एक चीज चुराया है, इसलिए ये सब हमारे डाटा के हेल्प से ह्यूमन से काफी अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये सुनकर मोमो जानना चाह रही है क्या ये सब लोग वेमोला की ही तरह हैं लाइक काइजू सूट में। जिसका एलियन ने जवाब दिया कि इनके काफी टाइप हैं, इसलिए कितने हैं मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और एलियन ने मोमो से ये भी कहा तुम्हारे सारे साथियों पर अटैक हो रहा है, इसलिए अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम सब मारे जाएंगे। और सिंस अभी ये एलियन चल नहीं पा रहा है इसलिए
इसलिए मोमो ने इसे एक नॉर्मल प्लेस पर, और अभी मोमो यहाँ से जा ही रही थी तभी इस एलियन ने उसे भी अपने साथ में ले जाने के लिए कहा। और जाहिर है मोमो को इन सबसे नफरत है, बट पूछने पर इस एलियन ने बताया कि जो भी डाटा उन लोगों ने हमसे लिया है वो हर एक डाटा इरेज होना काफी जरूरी है। और एलियन के ये सब कहने के बावजूद भी अभी मोमो यहाँ से जा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान क्लॉक की तरफ पड़ा। काफी देर पहले 10 बज चुके थे, इसलिए मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रिको मोमो को जल्दी ढूंढ लेगी। इसलिए मोमो ने मांगा कैफे में रुकने का डिसाइड किया, बट सिंस मांगा कैफे में माइनर नहीं रुक सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मोमो ने एलियन का सूट पहन लिया है और इस सूट की हेल्प से वो एक एडल्ट की तरह क्लब में एंटर करने की कोशिश कर रही है। और उसका ये कोशिश सक्सेसफुल भी रहा और अब मोमो और एलियन दोनों एक साथ कैफे के अंदर हैं। और अभी सिंस मोमो और एलियन दोनों मांगा कैफे में है, इसलिए एलियन मांगा पढ़ना चाह रहा है, बट मोमो ने उसे तुरंत कहा कि शांत रहो और अभी यहाँ पर बैठो। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मोमो को सोते हुए देखकर एलियन अपने वेपन से मोमो पर अटैक करने ही वाला था कि तभी इन्हें डोर नॉक होने की आवाज सुनाई दी। और ये इस कैफे का एम्प्लॉई है और इसके आंखों से ये साफ है कि इसका इंटेंशन काफी बुरा है। और इसने नॉक करते हुए कहा कि मिस, जो भी आपने फॉर्म फिल किया था मैंने गलती से उसे इरेज कर दिया, तो क्या फिर से आकर आप इसे भर देंगी। और एलियन और मोमो को साथ में बातें करते हुए सुनकर इस एम्प्लॉय ने पूछा कि मिस, आपके साथ अगर कोई और भी है तो आपको तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। और गेट को थोड़ा खोलते हुए जब एम्प्लॉय ने नोटिस किया कि दरवाजे के बीच हैंगर है, उसने तुरंत काफी जोर से दरवाजा ओपन किया और ये हैंगर 2 हिस्सों में बट गया। लेकिन जब उसने रूम के अंदर देखा उसे सिर्फ एक ही इंसान दिखा। और जब ये एम्प्लॉय अंदर आया एलियन ने उसे कहा, भले तुम यहाँ के एम्प्लॉय हो, कस्टमर की प्राइवेसी को रियून करना बिल्कुल सही नहीं है। और अभी एलियन ये सब कह रहा था कि तभी इस एम्प्लॉय ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और ये एम्प्लॉय एक साइको है और उसने कहा, क्या मैं तुम्हारा स्कर्ट उठा सकता हूँ। और ये कहने के बाद जैसे ही इसने मोमो की स्कर्ट उठाने की कोशिश की, उसे जब मोमो की आवाज सुनाई दी उसने एलियन से कहा कि अभी मुझे तुम्हारे स्कर्ट के नीचे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। और थोड़ी देर यही सब अजीब हरकतें करने के बाद साइको एम्प्लॉय ने कहा, क्या मैं तुम्हारे अंडरगारमेंट्स देख सकता हूँ। और अभी ये मोमो का स्कर्ट उठाने की कोशिश कर ही रहा है, वहीं मोमो बार बार यही सोच रही है कि ये सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वहीं जब इस एम्प्लॉय ने स्कर्ट टच किया उसे ये काफी अजीब लग रहा है, यहाँ 2 स्कर्ट हैं, इसलिए उसने टॉप मोस्ट स्कर्ट उठाने का डिसाइड किया। और अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये एम्प्लॉय अचानक से होश में आ गया और माफी मांगने के बाद तुरंत यहाँ से चला गया। और उसके यहाँ से जाने के बाद मोमो अभी एलियन पर गुस्सा कर ही रही थी कि तभी मोमो ने ये भी बताया कि जब ये सब चीजें हो रही थी उसने उस एम्प्लॉय के पॉकेट में एक मिरर नोटिस कर लिया था और वो मिरर देखकर मोमो को ये समझ आ गया ये किसी और का नहीं बल्कि रिको कासिमा का काम है। और ये नाम सुनकर एलियन भी जानना चाह रहा है ये रिको आखिर है कौन, बट मोमो का कहना है तुम्हें इस बारे में जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और अभी मोमो एलियन के साथ घर की तरफ जा ही रही थी, उसे रास्ते में चीकी मिल गया। और सिंस मोमो कल रात घर नहीं आई इसलिए सबको उसकी चिंता हो रही थी। और ये सुनकर मोमो चीकी से जानना चाह रही है, क्या तुम्हें भी मुझ पर जो कर्ज है उसके बारे में पता है। जिसका चीकी ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे उस बारे में नहीं पता है, लेकिन कल सब पर अटैक हुआ था। और जब फाइनली मोमो घर पहुंची उसने देखा जीजी, ओकारून, आयरा सबका बुरा हाल है और सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हैं। और इन सब चीजों के लिए मिस्टर मेंटिस ने मोमो से माफी मांगा। और यहीं जीजी और आयरा के बगल में वो मॉन्स्टर भी है जिसे ओकारून ने हराया है। और मिस्टर मेंटिस ने मोमो को ये भी बताया जिन्होंने भी इन पर अटैक किया है उन सब ने एक स्पेशल सूट पहना था और बिना इस सूट के शायद वो सब अर्थ पे सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। और जब मोमो ने उस सूट को चेक किया इसमें भी वेमोला के सूट की तरह गोल्डन बॉल है। और अभी मोमो जानना चाह रही है कि ओकारून कहाँ है और उसके पूछने पर मिस्टर मेंटिस ने बताया कि अभी ओकारून बगल के रूम में है। और सिंस ओकारून का एकमात्र गोल्डन बॉल भी वो एलियन अपने साथ ले गए इसलिए अभी ओकारून का हालत काफी खराब है। और जब मोमो बगल के रूम में ओकारून के पास गई उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। और जब मोमो ने वेमोला को ओकारून के करीब देखा उसने तुरंत उसे ओकारून से दूर पुश कर दिया। और अभी लड़ते हुए मोमो का कहना है कि उस ऑक्टोपस सूट से मुझे तुम्हारे गोल्डन बॉल की तरह एक और गोल्डन बॉल मिला, तो जाहिर है कि तुम भी उनमें से ही एक हो। और अभी ये दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी वेमोला ने अपना काइजू सूट एक्टिवेट कर दिया और मोमो को ऊपर सीलिंग पर दे मारा। और इसके तुरंत बाद वेमोला घर से बाहर निकल गई और मोमो उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। और बाहर निकलते ही मोमो ने वेमोला से कहा कि दूर चली जाओ, वैसे मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती और नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे सामने आओगी मैं तुम पर दया बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी और कभी भी यहाँ मत आना, नहीं तो उन ऑक्टोपस की तरह तुम भी मारी जाओगी। और अभी मोमो वेमोला को काफी गलत बातें कहते हुए स्टोन से हिट कर रही है और मोमो का ये बिहेवियर देखकर और उसकी ये सारी बातें सुनकर वेमोला गायब हो गई। और वहीं इन सब चीजों की वजह से मोमो बहुत ज्यादा दुखी है और वो रो रही है। और मोमो को रोते हुए देखकर एलियन ने उससे कहा कि वेमोला दुश्मन थी तो उसके जाने पर तुम रो क्यों रही हो। और एलियन का ये भी कहना है कि शायद हम कभी भी इंसानों को समझ नहीं पाएंगे। और वहीं मोमो भी एलियन को समझने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और उसका कहना है मैं उन सभी एलियन को मार दूंगी लेकिन मैं अभी उनका इंतजार नहीं कर सकती। और मोमो के पूछने पर एलियन ने बताया कि सिंस जिन एलियन ने इन पर अटैक किया था वो अर्थ की ग्रेविटी को ज्यादा देर के लिए हैंडल नहीं कर पाएंगे इसलिए उनका कोई ना कोई बेस जरूर होगा। और एलियन ने बताया कि सिंस उन्हें एक ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होगी इसलिए जाहिर है वो कोफून वेरियल माउंट के पास ही होंगे। और मिस्टर मेंटिस के डिवाइसेस के हेल्प से जो भी इन्हें इंजरी आई है मिस्टर मेंटिस का कहना है कि 6 घंटे में शायद
शायद ये सब ठीक हो जाएगा। और वहीं जब आयरा ने मोमो से पूछा कि मिस सीको कहाँ है, मोमो ने बताया कि वो अभी किसी बिजनेस की वजह से होकाइडो गई हुई हैं और उनके पास कोई सेलफोन भी नहीं है। और ये सुनकर आयरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब इन्हें क्या करना चाहिए। और बिना सीको के ये सब सच में काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एलियंस अगली बार कब अटैक करेंगे। और साथ ही आयरा मोमो से जानना चाह रही है कि आगे इनका क्या प्लान है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि ओकारून की हालत अभी भी खराब है और वो अभी तक होश में नहीं आया है। एंड इसके बाद जब मोमो ने जीजी से ईविल आई के बारे में पूछा, जीजी ने बताया कि सिंस ईविल आई ने ओकारून से प्रॉमिस किया था कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे बैटल करेगा, इसलिए वो इस बैटल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। और अभी मोमो और जीजी बातें कर ही रहे थे कि वहीं आयरा वेमोला के बारे में जानना चाह रही है। उसके पूछने पर मोमो ने बताया कि वो यहाँ से जा चुकी है या फिर कहें मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया है। और ये सुनकर जीजी भी जानना चाह रहा है कि आखिर मोमो ने ऐसा क्यों किया, जिसका मोमो ने जवाब दिया शायद वो एलियन की जासूस थी और वो एलियन यहाँ अर्थ तक वेमोला की वजह से ही आ पाए। और मोमो की ये सारी बातें सुनकर आयरा का भी कहना है कि मुझे उस पर शुरुआत से विश्वास नहीं था, लेकिन वहीं जीजी का थॉट इन दोनों से काफी अलग है। और जीजी जानना चाह रहा है कि क्या ये सारी चीजें वेमोला ने तुम्हें खुद बताई है। और सिंस जीजी की बातों से लग रहा है कि वो वेमोला की तरफ से बोल रहा है, इसलिए आयरा उसे गुस्से में पूछ रही है कि आखिर कब तक तुम उस एलियन के साइड लेने वाले हो। जिसका जीजी ने जवाब दिया कि मैं किसी का साइड नहीं ले रहा, बल्कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमें वेमोला के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और सिंस एक तरह से देखा जाए तो जीजी और आयरा दोनों वेमोला को लेकर बहस कर रहे हैं, इसलिए मोमो ने बताया कि उन एलियंस ने ये सारी बातें मुझे खुद बताई हैं। और ये सुनकर जीजी का कहना है कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है, लेकिन अभी तक हमें ये तक नहीं पता कि वो एलियंस हमारी बातें समझ पाते हैं या फिर नहीं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उन सारी बातों में सच्चाई हो। और ये सुनकर मोमो का कहना है कि मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने वो सारी बातें अपने इन दोनों कानों से सुना है। और अभी वेमोला को लेकर मोमो और जीजी दोनों बहस कर रहे हैं, जहाँ जीजी का मानना है कि उन एलियंस ने कुछ गलत कहा है क्योंकि उन्हें ह्यूमन लैंग्वेज नहीं आती है। और वहीं मोमो इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और उसका कहना है मैंने जो भी सुना है सही सुना है। और अभी ये दोनों इधर लड़ ही रहे थे कि वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की बातें सुनकर शायद ओकारून को होश आ गया और वो सबसे पहले यही जानना चाह रहा है कि मोमो अभी ठीक है ना। और ये सुनकर मोमो तुरंत ओकारून के पास आई। अभी मोमो की आंखों में आंसू है और वो ओकारून से बार बार यही कह रही है कि मैं ठीक हूँ। और ये सुनकर ओकारून अब रिलैक्स्ड है। और वहीं ओकारून के पूछने पर आयरा और जीजी ने बताया कि हम दोनों भी ठीक हैं। और भले ये सुनकर ओकारून खुश है और साथ ही वो मोमो से इस बात के लिए माफी मांग रहा है कि वो फिर से अपने गोल्डन बॉल्स को नहीं बचा पाया। बट वहीं मोमो उसे यकीन दिला रही है कि हम फिर से उसे पक्का ढूंढ लेंगे। और अभी बातें करते करते अचानक से ओकारून ने बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद मोमो घबरा गई और वो जानना चाह रही है ओकारून बेहोश हो गया है या फिर उसे कुछ हुआ है। और मोमो को इस हालत में देखकर मिस्टर मेंटिस उसे शांत रहने को कह रहे हैं। तो वहीं मोमो मिस्टर मेंटिस से भी जानना चाह रही है कि आखिर ओकारून को हुआ क्या है, वो आखिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। जिसका मिस्टर मेंटिस ने जवाब दिया मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि बिना ओकारून के बॉल्स के उसकी हालत काफी खराब है और वो तुम दोनों को बहस करते हुए नहीं देख पाया, शायद इसीलिए उसने अभी थोड़ी देर के लिए बात की। और इससे ये साफ है कि अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ोगे तो ओकारून सो नहीं पाएगा और वो फिर रिकवर भी नहीं कर पाएगा। और इन सब चीजों की वजह से आगे की प्लानिंग उन्होंने बाहर करने का डिसाइड किया। और बाहर निकलते ही जैसे ही आयरा ने एलियन को देखा उसने तुरंत उसको किक करना स्टार्ट कर दिया। और अभी मोमो और एलियन की बातें सुनकर ये साफ है कि ये दोनों शायद साथ में काम करने वाले हैं, इसलिए आयरा का कहना है प्लीज मुझे ऐसा मत कहना कि मुझे इसके साथ काम करना है। जिसका मोमो ने जवाब दिया कि हमें इसके साथ काम नहीं करना है, बल्कि हम इसे जैसे यूज कर सके वैसे हमें यूज करना है। और जब इस कन्वर्सेशन में सर्पो को पता चला कि ओकारून के बॉल्स गायब हैं, उसका कहना है कि मुझे पता था कि चीजें यहाँ तक आएंगी ही। और इसकी ये सारी बातें सुनकर आयरा जानना चाह रही है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तब सेरपो ने बताया कि ओकारून के गोल्डन बॉल्स हमारी स्पीसीज की लाइफ स्पेन बढ़ा सकते हैं, इसलिए लग रहा है कि जो एलियंस अभी आए हैं वो अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। और ये सभी एलियंस काफी पावरफुल हैं, लेकिन सिंस अभी इनका नंबर कम है, जाहिर है अभी काफी और एलियंस आ रहे होंगे, जिसके लिए इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और अब सिंस उनके पास हमारा इन्फॉर्मेशन है और साथ ही ओकारून के बॉल्स भी, तो अब ये चीज उनके लिए काफी इजी हो चुकी है। और तुम सब भी उनके इस प्लान में काफी अच्छे बैटरी की तरह काम करोगे। और भले ही वो सारे एलियंस आयरा, मोमो और जीजी को यहाँ से नहीं ले जा पाए, बट ओकारून के गोल्डन बॉल से उन्हें इतनी एनर्जी मिल जाएगी जिससे वो बाकी सारे फोर्सेस को यहाँ अर्थ पर बुला सकें। और साथ ही एलियन सेरपो ने ये भी बताया कि उन एलियंस को मेन फोर्स को बुलाने में 5 दिन लगेंगे और तुम्हारे पास इतना ही टाइम है। और इतने टाइम में तुम ओकारून का ज्वेल लाओ और बाकी सारे फोर्सेस को यहाँ आने से रोको। और उसके ये कहने पर आयरा उससे जानना चाह रही है कि आखिर इन 5 दिनों में हम उन एलियंस को कैसे ढूंढेंगे। और एलियन सेरपो के पास इसका एक प्लान है। और वहीं मोमो का मानना है कि उन एलियंस को हराने के पास अब इन लोगों के पास कोई और चारा भी नहीं है। और ये सुनकर एलियन सेरपो का कहना है तुम सब उन एलियन को नहीं हरा पाओगे, लेकिन वहीं मोमो, जीजी और आयरा का मानना है ये तीनों मिलकर उन एलियंस को पक्का हरा देंगे। और थोड़ी देर डिस्कशन करने के बाद जब मोमो ने मिस्टर मेंटिस से कहा कि क्या तुम अपने स्पेसशिप से मेरी ग्रैंड माँ को यहाँ नहीं ला सकते हो, मिस्टर मेंटिस का कहना है तो वो शिप लुड्रिस का था और सिंस वो यहाँ नहीं है तो मैं वो शिप बिल्कुल नहीं ला सकता। और लुड्रिस का नाम सुनकर एलियन सर्पो भी काफी सरप्राइज्ड है। और इससे साफ है कि लुड्रिस पूरे एलियन कम्युनिटी में काफी फेमस है। और एलियन सर्पो का कहना है लुड्रिस सच में काफी पावरफुल और नॉलेजफुल है, क्योंकि वो हमेशा पूरे स्पेस में घूमता रहता है। और थोड़ी देर ये सारे डिस्कशन करने के बाद मोमो
मोमो का कहना है कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं, इसलिए अब हमें खुद को ट्रेन करना चाहिए। और वहीं एलियन सर्पो ने बताया यहाँ पे रहना काफी डेंजरस है, क्योंकि भले ही वो सारे एलियंस अर्थ की ग्रेविटी में ज्यादा देर तक न रह पाए, लेकिन दूर से भी वो सब अटैक लॉन्च कर सकते हैं। और अगर तुम लोगों को ट्रेन करना है तो तुम्हें यहाँ नहीं बल्कि कहीं और ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ओकारून के गोल्डन बॉल से मेन फोर्स को 5 दिन में बुलाया जा सकता है, लेकिन वहीं अगर तुम सबका पावर कंबाइन हो गया तो मेन फोर्स यहाँ 1 दिन में ही आ जाएगी। जिसका मतलब साफ है कि वो एलियंस अभी भी तुम सबके पीछे पड़े हैं, और सिंस ओकारून को यहाँ से कहीं और ले जा पाना काफी मुश्किल है और साथ ही इनके पास कोई और ट्रेनिंग के लिए जगह भी नहीं है, इसलिए एलियन सर्पो ने सजेस्ट किया तुम सब हमारा बेस यूज कर सकते हो। और सिंस मोमो का घर एक रोबोट में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ओकारून को बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ से उस बेस पर ले जाया जा भी सकता है। और ये सुनकर घर को रोबोट में कन्वर्ट होते हुए देखने के लिए जीजी सच में काफी एक्साइटेड है, लेकिन वहीं मोमो को घर वाले रोबोट से काफी नफरत है। और ये भी सच है कि इस रोबोट को कैसे चलाना है किसी को भी नहीं पता। और अभी ये सब बातें कर ही रहते हैं, मिस्टर मेंटिस ने बताया कि अगर तुम लोग को रोबोट नहीं पसंद है तो तुम सब इस घर को कार में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और ये सुनकर मोमो और जीजी सच में काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन हाँ, इन तीनों में से किसी के पास भी लाइसेंस नहीं है, इसलिए मोमो ने आइडिया दिया कि क्यों ना हम इसे एक बाइसिकल में कन्वर्ट करें। और उसके कहते ही ये घर एक बाइसिकल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये बाइसिकल बहुत ज्यादा जाइंट है, तो जाहिर है इसे चला पाना काफी टफ होने वाला है, इसलिए ये तीनों इस घर को डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हर एक चीज एक के बाद एक अजीबी होती जा रही है, लाइक एक कैब, फिर एक कार। और जब ये घर कार में कन्वर्ट हुआ, आयरा इस कार में ओकारून के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सपना देख रही है। और इतना सब चीजें ट्राई करने के बाद फाइनली मिस्टर मेंटिस ने एक सिंपल आइडिया दिया, और अब इस घर के पास काफी सारे टेंटिकल्स आ चुके हैं और हर एक टेंटिकल में एक व्हील है, तो जाहिर है ये घर इस व्हील के थ्रू आगे बढ़ सकता है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब पोस्टमैन मोमो के घर आया, वो ये देखकर शॉक्ड रह गया, यहाँ पर तो घर ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मोमो का घर काफी हाई स्पीड में रोड पर चल रहा है, और वहीं घर के अंदर मोमो और बाकी सबके लिए स्टेबल रह पाना काफी टफ हो रहा है। लेकिन फाइनली सभी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए और सभी जिंदा भी हैं, और ये जगह पूरी तरह से खाली है और किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल है ये कोई सीक्रेट बेस हो सकता है। और अभी मोमो के लिए भी यहाँ पर सीक्रेट बेस है ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। तभी एलियन सर्पो ने जीजी को एक प्लेट हटाने के लिए कहा। जब जीजी ने इस प्लेट को हटाया, इन्हें एक अंडरग्राउंड रास्ता मिला। और वहीं आयरा अंदर जाने से पहले सबसे एक बार फिर से पूछ रही है कि क्या सच में तुम सब इस एलियन पर ट्रस्ट करने वाले हो। और जाहिर है एलियन सर्पो पर भी विश्वास करना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए मोमो ने डिसाइड किया कि जीजी और आयरा भी बाहर रहेंगे और अभी एलियन सर्पो के साथ नीचे मोमो और मिस्टर मेंटिस जाएंगे। और जब ये तीनों नीचे पहुंचे, ये जगह काफी बड़ा है और अभी मोमो ये सब सोच रही थी कि तभी इन पर कुछ बॉट्स ने अटैक कर दिया। और ये देखकर मोमो को लग रहा है कि एलियन सर्पो ने इन्हें धोखा दिया है। और इसके तुरंत बाद उस सेम एलियन यहाँ पर दिखा जिसने मोमो पर अटैक किया था, बट एलियन सर्पो ने बताया ये उस एलियन का सिर्फ 3D डाटा है, और ये जो सारे बॉट्स हैं ये सब एनिमी को स्कैन करके उसका 3D इमेज बनाते हैं ताकि हम सबको बैटल में हेल्प मिल सके। और उन सारे एलियंस को 5 दिन में हराने के लिए हमें इनकी काफी जरूरत पड़ेगी। और ये सब चीजें देखकर मोमो एलियन से काफी इंप्रेस्ड है। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है इन सब के सामने उन सारे एलियंस का क्लोन है जिन्होंने भी इन पर अटैक किया था। एंड इसके बाद फाइनली इन सब ने बैटल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और इस बैटल प्रैक्टिस में भी ये तीनों काफी बुरी तरह से हारे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरा ही जीत पाई। इसलिए आयरा अभी मोमो, मिस्टर मेंटिस और जीजी को डांट रही है, और डांटने के साथ साथ आयरा को जो भी इनके अटैक में कमी दिखी उसके बारे में वो इन सबको बता भी रही है। और ट्रेनिंग के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मोमो उस जगह पे कॉल कर रही है जहाँ सीको रुकने वाली थी, लेकिन अभी तक सीको वहाँ पर वापस नहीं लौटी है, इसलिए उनसे कांटेक्ट कर पाना इनके लिए काफी टफ हो रहा है। और सिंस इसलिए मिस्टर मेंटिस को घर वापस जाना होगा क्योंकि इन्हें अपने बच्चे की चिंता है। एंड मोमो और सबको इन्फॉर्म करने के बाद घर लेकर वो यहाँ से चले गए। एंड इसके बाद हमें आज रात का सीन दिखाया जाता है, और सिंस बार बार उस मॉन्स्टर के शोर करने की वजह से मोमो यहाँ सो नहीं पा रही है, इसलिए वो दूसरे स्टोरेज रूम में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब यहाँ जीजी आया, मोमो का कहना है तुम यहाँ मेरे साथ सो नहीं पाओगे। और मोमो के कहने पर जीजी ने बताया उसे किसी भी तरह का नॉइज नहीं सुनाई दे रहा है, जिसका मतलब साफ है ये कर्स सिर्फ और सिर्फ मोमो पर है, लेकिन शोर की वजह से आजकल मोमो सो नहीं पा रही है। और ये सुनकर जीजी का कहना है कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। और इसके बाद जब जीजी ने अपनी एनर्जी को अपने हाथों में विजुअलाइज किया और इससे मोमो के ईयर्स कवर किए, और मोमो को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, और इस चीज से वो काफी खुश है। और जब जीजी ने कहा कि अब तुम सो सकती हो, कि मोमो का कहना है कि मैं यहाँ ऐसे बिल्कुल नहीं सो सकती, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मेरा सोता हुआ चेहरा देखो। और जब मोमो ने अपना ये प्रॉब्लम भी बताया, उसके पीछे आकर बैठ गया, जिससे वो मोमो का फेस भी नहीं देख पाएगा। लेकिन मोमो जीजी को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। और ये सुनकर जीजी का कहना है कि ये मेरे लिए एक तरह से ट्रेनिंग जैसा ही है, क्योंकि मुझे पूरी रात अपनी एनर्जी इन 2 हाथों पे कंसंट्रेट करना होगा। और ये सब सुनकर मोमो ने जीजी से कहा बचपन में भी तुम ऐसे ही थे और तुम कुछ भी कर सकते हो। और बातें करते हुए फाइनली आज रात मोमो सो गई, और वहीं जीजी अपनी पूरी एनर्जी अपने इन 2 हाथों पे ही फोकस कर रहा है। एंड इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ओकारून फाइनली होश में आ चुका है, और होश में आते ही वो जानना चाह रहा है कि आखिर वो है कहाँ। एंड इसके अगले ही पल हमें दिखाया जाता है ये ओकारून नहीं बल्कि शायद उसकी एनर्जी है, क्योंकि ओकारून की बॉडी अभी भी काफी बुरी हालत में है। इसलिए ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्या वो मर चुका है, और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। और चारों तरफ वो हेल्प के लिए
मोमो को ढूंढ रहा है। और जब वो बाहर निकला उसने देखा जीजी और मोमो दोनों साथ में सोए हुए हैं। और अभी ओकारून ये सब देखकर काफी दुखी हो ही रहा था कि तभी यहाँ मिस्टर मेंटिस आ गए और उनकी आवाज सुनकर ओकारून काफी घबरा गया। और थोड़ी देर बाद जीजी और मोमो भी उठ चुके हैं और अभी ये दोनों आने वाले बैटल के बारे में बातें कर रहे हैं। और हालांकि ये दोनों किस बैटल के बारे में बात कर रहे हैं ओकारून को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, बट फिर भी वो मोमो से बातें करने की कोशिश कर रहा है। बट अभी ऐसा लग रहा है मानो ओकारून को कोई भी देख नहीं पा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मोमो जीजी को थैंक यू कह रही है क्योंकि उसके वजह से ही आज रात वो सो पाई। और वहीं ओकारून बार बार इन दोनों से बातें करने की कोशिश कर रहा है, बट कोई भी इसकी बात नहीं सुन पा रहा है। हालांकि ओकारून का कहना है सिंस मोमो और जीजी दोनों सुपर नेचुरल पावर्स को सेंस कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को इसे देखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये दोनों इसे देख क्यों नहीं पा रहे हैं। और साथ ही ओकारून ये भी सोच रहा है कि आखिर अभी वो है कहाँ। और जब ओकारून इस टनल से बाहर आया इस अलग जगह को देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड और सरप्राइज्ड है। और वहीं अभी आयरा काफी ट्रेनिंग कर रही है एंड मोमो और जीजी को साथ में देखकर इन दोनों को टीज भी कर रही है। दोनों ने आज रात कडल किया था। और वहीं ओकारून आयरा से भी बात करने की कोशिश कर रहा है, बट आयरा भी इसकी आवाज नहीं सुन पा रही है। और आयरा का कहना है सिंस ओकारून अभी होश में नहीं है इसलिए ये बैटल हमें अकेले ही करना होगा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 दिन है। और अगर इन 3 दिनों में हमने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया और उन एलियंस को नहीं हराया तो वो सब इस अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। और ये सुनकर ओकारून को पूरी तरह से समझ आ चुका है कि जब वो बेहोश था तब चीजें हाथ से निकल गईं और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर अब उसे करना क्या चाहिए। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि अपनी बॉडी में वापस कैसे जा सकता है। और यहाँ तक कि ओकारून के साथ क्या हो रहा है इस बारे में किसी को भी नहीं पता। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस अभी जीजी और मोमो दोनों काफी कंफर्टेबली बातें कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर ओकारून काफी जेलस फील कर रहा है। बट वो खुद को हिट करते हुए समझा रहा है कि अभी जलन करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ये सब सोचते हुए ओकारून को तुरंत याद आया सीको और टर्बो ग्रेनी शायद उसे देख सकती हैं, इसलिए अभी वो इन दोनों को ही ढूंढ रहा है। और अभी ढूंढते हुए उसे अचानक से याद आया कि सीको ने उसे बताया था कि कुछ दिन के लिए होकाइडो जा रही हैं और साथ ही टर्बो ग्रेनी भी उसके साथ है। और ये रियलाइज करके अब ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। ओकारून ये सब सोच ही रहा था कि तभी फोन रिंग होने लगा और वो कोशिश कर रहा है कि मोमो या फिर किसी और को बता पाए तभी फोन यहाँ पर बज रहा है। बट सिंस कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता इसलिए ओकारून सोच रहा है कि क्या चीजों को टच कर सकता है। और जब उसने फोन को टच करने की कोशिश की वो फोन में खींचा चला गया और अगले ही पल में हमें दिखाया जाता है ओकारून इस फोन के हेल्प से टर्बो ग्रेनी और सीको के पास टेलीपोर्ट हो गया, जहाँ टर्बो ग्रेनी और सीको अभी एलियंस के साथ काफी खतरनाक बैटल में इन्वॉल्व हैं। और साथ ही टर्बो ग्रेनी मोमो को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट सिंस मोमो ने सेल फोन नहीं उठाया इसलिए सीको का कहना है तुम बस मैसेज छोड़ दो क्योंकि हम सब उसके कांटेक्ट में नहीं थे तो शायद सभी भी परेशान होंगे। और वहीं दूसरी तरफ ओकारून सीको से बात करने की कोशिश कर रहा है और ओकारून ये जानकर काफी सरप्राइज हो गया कि सीको उसे देख सकती है। और सीको जानना चाह रही है क्या ओकारून तुम मर चुके हो और मोमो को क्या हुआ है। और सीको के पूछने पर ओकारून ने बताया कि उधर चीजें काफी खराब हो चुकी हैं और आपको जल्द से जल्द वापस चलना होगा। और ये सुनकर सीको जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म करना चाह रही है। और उनका कहना है कि यहाँ के भगवान की पावर यूज करने में मुझे 3 दिन लग गया। और सीको के ये कहने के तुरंत बाद हमें काफी जोरदार ब्लास्ट दिखाया जाता है। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फाइनली सीको यहाँ पर जिस इविल स्पिरिट को हराने के लिए आई थी वो काम खत्म हो चुका है। और इस घर की ओनर सीको के काम से काफी खुश है, लेकिन आसपास का ये डिस्ट्रक्शन देखकर ओकारून इनसे जानना चाह रहा है कि आखिर इस डिस्ट्रक्शन का क्या, जिसका सीको ने जवाब दिया कि इंश्योरेंस के पैसों से ये सब सही हो जाएगा। लेकिन वहीं सीको इन सब चीजों के बारे में बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो ओकारून से जानना चाह रही है कि आखिर वो यहाँ कैसे आया, रिको कासिमा की वजह से उसकी ये हालत तो नहीं हुई है ना। और इनके पूछने पर ओकारून ने बताया नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम पर जिन एलियन स्पीसीज ने अटैक किया था वो सच में काफी पावरफुल थे और 3 दिनों में वो अपने पूरी आर्मी के साथ यहाँ अर्थ पर अटैक करने वाले हैं। और ये सुनकर सीको थोड़ा कंफ्यूज है, बट ओकारून का कहना है कि आप डिटेल के बारे में मत पूछो बल्कि जल्द से जल्द मेरे साथ वापस चलो। एंड ओकारून के कहने पर सीको ने बताया कि सिंस मैंने इस रीजन के गॉड से उनकी पावर उधार में ली है इसलिए अगले 3 दिनों तक मुझे हर एक टेम्पल में जाकर उन्हें थैंक यू कहना होगा और इसलिए मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। और ये सुनकर ओकारून ने कहा कि 3 दिन में ज्यादा लेट हो जाएगा और ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बट सीको ने बताया कि हमें टेम्पल जाना ही होगा क्योंकि ये रूल है। और वहीं सीको ये भी जानना चाह रही है कि मोमो और बाकी सब क्या कर रहे हैं। और सीको के पूछने पर ओकारून ने बताया कि सभी अभी ठीक है, लेकिन एलियन सच में काफी पावरफुल हैं और शायद हम अकेले कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए प्लीज मेरे साथ जल्द से जल्द चलिए और हमारी हेल्प करिए। बट ओकारून के ये सब कहने के बाद भी सीको अभी भी वही कह रही है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती और तुम्हें जल्द से जल्द अपने बॉडी में वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ज्यादा लेट करोगे तो तुम वापस अपनी बॉडी में कभी नहीं जा पाओगे। और साथ ही सीको ने ओकारून से ये भी कहा कि तुम नोटिस कर सकते हो कि तुम्हारे बैग से अभी एक थिन कॉर्ड निकल रहा है और धीमे धीमे जब ये कॉर्ड पतला होते जाएगा और खत्म हो जाएगा तुम फिर कभी अपने बॉडी में वापस नहीं जा पाओगे। और ये सुनकर ओकारून घबरा गया और वो जानना चाह रहा है कि आखिर कैसे मैं वापस अपने बॉडी में जाऊं, जिसका सीको ने जवाब दिया मैंने भी आज तक कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ये जानकर ओकारून अब पहले से और ज्यादा घबरा चुका है और उसे लग रहा है कि शायद अब वो मरने वाला है। और ये सुनकर टर्बो ग्रेनी काफी खुश है क्योंकि ओकारून के मरने के बाद उसकी पावर वापस उसे मिल जाएगी। लेकिन वहीं सीको का कहना है कि अगर ओकारून मरा तो उसके साथ साथ तुम्हारी पावर भी खत्म हो जाएगी। और साथ ही सीको ने टर्बो ग्रेनी से ये भी कहा कि तुम्हें पता है कि आखिर किसी की बॉडी में कैसे जाया जाता है ना।
ना, इसलिए जल्दी से ये चीज ओकारुन को बताओ, नहीं तो तुम हमेशा के लिए एक कैट बन के रह जाओगी। और सिको के कहने पर ना चाहते हुए भी टर्बो ग्रैनी ने ओकारुन से कहा कि तुम उन टेलीफोन लाइंस में जाओ। बट ओकारुन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो उतनी ऊंची जगह पर कैसे जाएगा। बट सिंस ओकारुन अभी एस्ट्रल फॉर्म में है तो वो अभी उड़ भी सकता है। एंड ये चीज टर्बो ग्रैनी के कहने पर ओकारुन को याद आया कि हाँ ऐसा तो हो सकता है, और सिंस अभी वो टेलीफोन लाइन के थ्रू ही यहाँ आया था तो वापस वो वहाँ टेलीफोन लाइन के थ्रू जा सकता है। और अभी भले ही ओकारुन बार बार इसमें जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रहा है। इसलिए टर्बो ग्रैनी ने उसे कहा कि तुम्हें मेरी पावर के बारे में पता है, मैं 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकती हूँ, इसलिए मेरे पावर के हेल्प से तुम्हें अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सुनकर ओकारुन का कहना है कि क्या टेलीफोन लाइन के लिए ये स्पीड स्लो नहीं है। और ये सुनते ही टर्बो ग्रैनी अभी ओकारुन को खत्म करना चाह रही है। और वहीं सिको का कहना है कि तुम अभी वहाँ वापस जाओ और मैं जल्द से जल्द काम खत्म करने के बाद तुम सबके पास आऊंगी। और मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन सिंस तुम एस्ट्रल फॉर्म में हो तो तुम किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू मोमो और बाकी सबको बता सकते हो, तुम यहाँ उनकी हेल्प करने के लिए हो। और सिको की ये सारी बातें सुनकर ओकारुन तुरंत टेलीफोन लाइन के थ्रू वापस आ गया। और वहीं नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर मेंटिस और आयरा दोनों खुद को काफी हार्डली ट्रेन कर रहे हैं। और ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों की बैटल भी काफी इंटेंस हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ मोमो और जीजी दोनों अपनी साइकिक पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों साथ में मिलकर कंबाइंड मूव्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके हेल्प से इनकी स्ट्रेंथ और डबल हो सके। एंड इसके बाद में फाइनली बैटल डे का सीन दिखाया जाता है और सभी इस बैटल के लिए तैयार हैं और इन्होंने काफी मेहनत भी की है। और जहां मोमो, आयरा और बाकी सभी बैटल के लिए निकल चुके हैं, वहीं ओकारुन इतनी ढेर सारी फोन लाइन होने की वजह से घर पर नहीं पहुंच पा रहा है। और अभी ओकारुन ये सब सोच रहा था और उसे लग रहा है वो हमेशा के लिए ऐसे भटकते रहेगा। तभी उसके पीछे से ही मोमो का ट्रांसफॉर्म होने वाला घर निकला और वहीं घर के अंदर मोमो ने जीजी को एक डिवाइस दिया और इस डिवाइस की हेल्प से दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से बातें कर पाएंगे और साथ ही इनके सामने मैप भी अपीयर होगा। और सिंस जीजी ने एक नया मूव सीखा है, इसलिए मोमो उसे जानना चाह रही है कि क्या तुमने उस मूव को कोई नाम दिया है। हालांकि अभी तक जीजी ने उस मूव का कोई नाम नहीं सोचा है, लेकिन वहीं आयरा का कहना है कि तुम ये सब मजाक करना भी बंद करो। और उसके ऐसा कहने पर मोमो ने उसे बताया, मेरी ग्रैंड माँ ने काफी पहले मुझसे कहा था कि जब हम अपनी चीजों को कोई नाम देते हैं या फिर वर्ड ऑफ पावर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। और साथ ही सिंस आयरा भी कुछ पढ़ रही है, इसलिए मोमो उसे जानना चाह रही है कि अभी आयरा क्या पढ़ रही है। बट आयरा का कहना है कि तुम मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। लेकिन सिंस आयरा भी एक ब्यूटी मैगजीन पढ़ रही है, इसलिए मोमो का कहना है कि अभी ये सब चीजें पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। बट आयरा के हिसाब से ब्यूटी को समझने के लिए टाइम और प्लेस की जरूरत नहीं है। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि फाइनली ये सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काफी लंबा टावर है और उसके चारों तरफ एलियन पोर्टल है। और ये देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चीजें हैं क्या। और उसके कहने पर एलियन सेरपो ने उसे बताया कि एक वार्प गेट है और शायद इसी से इनकी आर्मी आने वाली है। और जो छोटी आर्मी है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी घर के ऊपर एक जोरदार अटैक हुआ और हमें दिखाया जाता है सामने एलियन की स्पीसीज खड़ी है। और इसके बाद हमें अगले ही पल दिखाया जाता है फाइनली इनका बैटल स्टार्ट हो चुका है। और ये बैटल सच में काफी इंटेंस है और सभी अपने अपने तरफ से इस बैटल को जीतने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ आयरा और जीजी एलियन से बैटल कर रहे हैं, वहीं मोमो एलियन सर्पो के साथ इस गेट को बंद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इन एलियंस को हरा पाना काफी टफ हो रहा है, इसलिए अगर मोमो यहाँ से गई तो चांसेस है कि जीजी और आयरा को काफी डैमेज हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए मोमो यहाँ रुक कर इनकी हेल्प करना चाह रही है। बट एलियन सर्पो इन्हें समझा रहा है कि अगर एलियंस यहाँ ज्यादा आए तो ये सब चाहे कुछ भी कर लें उन्हें हरा नहीं पाएंगे, इसलिए गेट को क्लोज करना काफी जरूरी है। और मोमो को भी डिस्ट्रैक्टेड देखकर एलियंस ने इस पर भी अटैक कर दिया। बट आयरा की वजह से मोमो यहाँ बचने में सक्सेसफुल रही। और वहीं जीजी को बैटल करते हुए देखकर ये साफ है कि इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से उसकी साइकिक एनर्जी भी काफी पावरफुल हो चुकी है और वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुका है। और सिंस अभी सभी बस बातें कर रहे हैं, इसलिए आयरा ने इन्हें फिर से समझाया बातें करना बंद करो और मैं यहाँ पर लीडर हूँ, इसलिए हम सब प्लान बी को फॉलो करेंगे। और आयरा का ऑर्डर मिलते ही प्लान बी एक्टिवेट हो चुका है और मोमो भी इस गेट को क्लोज करने के लिए आगे बढ़ गई, जहाँ पर आयरा, जीजी और मिस्टर मेंटिस अभी इन सारे एलियंस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और साथ ही इनसे बैटल भी कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब ओकारुन वापस मेन लोकेशन पर आया, उसने देखा कि यहाँ से घर जा चुका है, लेकिन हाँ उसकी बॉडी अभी भी यहीं पर है और वो अभी अपने बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है जिस तरह से वो टेलीफोन लाइन के अंदर जाने में सक्सेसफुल रहा, शायद अपने बॉडी में भी जा सकता है। और जैसे उसने अपनी बॉडी टच की, हमें अगले पल दिखाया जाता है ओकारुन वापस अपनी बॉडी के अंदर आ चुका है और वो अभी भी जिंदा है। लेकिन भले ही ओकारुन वापस अपनी बॉडी में आ चुका है, बट अभी भी उसकी बॉडी काफी इंजर्ड है और यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि मोमो और बाकी सभी आखिर गए कहाँ हैं। और अभी ओकारुन ये सब सोच रहा था, तभी उसे साइड में ब्रेकफास्ट के साथ एक नोट मिला और ये ब्रेकफास्ट मोमो ने ओकारुन के लिए छोड़ा है। और अभी ब्रेकफास्ट करते हुए ओकारुन धीमे धीमे अपनी पावर भी एक्टिवेट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिंस ये सारे एलियंस सच में काफी पावरफुल हैं, इसलिए आयरा, जीजी और मिस्टर मेंटिस को मिलकर भी इन एलियंस के साथ बैटल कर पाना काफी टफ हो रहा है। और ये बैटल काफी इंटेंस साबित हो रही है और इन एलियंस से बैटल करते हुए आयरा थोड़ा बहुत इरिटेट हो चुकी है। लेकिन हाँ जो भी हो, ये तीनों साथ मिलकर इन एलियंस को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आयरा ने जीजी और मिस्टर मेंटिस को उसका साथ देने के लिए थैंक यू कहा। और भी बैटल करते हुए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए सिंस आयरा भी लीडर है, इसलिए जीजी उससे जानना चाह रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिसका आयरा ने जवाब दिया अभी के लिए हमें
हमें इनसे बैटल करते रहना होगा और जैसे ही कोई ओपनिंग दिखेगी हम सब एक साथ मिलकर अटैक करेंगे। एंड आयरा के इस प्लान में मिस्टर मेंटिस और जीजी दोनों उसके साथ हैं और दोनों अभी आयरा को फॉलो कर रहे हैं। और यार भले ही ये तीनों अपनी फुल पावर के साथ इन पर अटैक कर रहे हैं बट एलियंस को इससे कुछ खास इंजरी नहीं हो रही है। और वहीं अगले पल हमें दिखाया जाता है इस बैटल के दौरान आयरा को काफी बड़ी इंजरी हैंडल करना पड़ा और ये देखकर जीजी को आयरा की काफी चिंता हो रही है। और अब धीमे धीमे जीजी के मन में और मोमो की कही हुई सारी बातें चल रही हैं और साथ ही वो अपना न्यू और स्पेशल पावर को एक्टिवेट भी कर रहा है और वो सोच रहा है कि आखिर इस पावर का उसे क्या नेम देना चाहिए। बट उसके दिमाग में ये भी चल रहा है इस पावर का ऐसा कुछ नाम होना चाहिए जिसका कुछ डीप मीनिंग हो। और अभी जीजी ये सब सोच ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ टाइम बीत रहा है और आयरा की हालत अब पहले से और ज्यादा खराब होती जा रही है। और ये देखकर जीजी ने तुरंत दी इविल गन से एलियंस पर अटैक कर दिया और ये मूव सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हमें दिखाया जाता है इस मूव की वजह से चारों तरफ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। बट ये मूव के खत्म होते ही अगले ही पल हमें ये भी दिखाया जाता है इस मूव को यूज करने की वजह से जीजी का हाथ पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और अभी वो काफी बुरे कंडीशन में है। और अभी जीजी अपने इंजरी के बारे में सोच रहा था कि तभी एलियंस ने इसे पकड़ लिया और इस पर काफी जोरदार अटैक किया क्योंकि इनके लिए जीजी की एनर्जी सच में काफी डेंजरस है और ये एलियन उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाले हैं तब तक जब तक कि जीजी की सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। और ये कहने के तुरंत बाद एलियन ने जीजी की एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया और इस चीज की वजह से जीजी को सच में काफी दर्द हो रहा है और वो चिल्ला रहा है। और एलियन ने जितना एक्सपेक्ट किया था जीजी के पास उससे काफी ज्यादा एनर्जी है और ये एनर्जी रुक ही नहीं रही है और ऐसा लग रहा है इतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये एलियन ओवरहीट होने वाला है क्योंकि वो ये एनर्जी कहीं निकाल भी नहीं पा रहा है। और जब ये चीज जीजी ने नोटिस की उसका कहना है अगर तुम्हें मेरी एनर्जी चाहिए मेरे पास काफी एनर्जी है। और जीजी के ये कहते ही एलियन तुरंत इतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ब्लास्ट हो गया और इस एलियन के मरते ही जीजी ने चिल्लाया कि आयरा मैंने एक एलियन को हरा दिया है। और ये कहने के तुरंत बाद जीजी फिर से उठ खड़ा हुआ और उसने फिर से इन एलियंस पर अपने इविल गन से अटैक कर दिया। और इतना पावरफुल एनर्जी देखकर सारे एलियंस घबरा गए और सबसे पहले वो जीजी को मारना चाहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आयरा ने भी एलियन पर अटैक कर दिया है लेकिन इस एलियन के पास प्रोटेक्टिव शील्ड है इसलिए उसका कहना है तुम्हारा सारा अटैक मुझ पर वेस्ट है इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो और तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगी। लेकिन आयरा ने बताया कि वो लगातार अपने हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश कर रही थी और साथ ही उसके हेयर से मॉइस्चर भी खत्म हो चुका है इसलिए इस शील्ड को ब्रेक किया जा सकता है। और इसके तुरंत बाद हमें दिखाया जाता है आयरा के हेयर्स शील्ड के चारों तरफ घूम रहे हैं और एक सर्कुलर फॉर्मेशन में आयरा के हेयर ने इस शील्ड को ब्रेक कर दिया क्योंकि डिहाइड्रेटेड हेयर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। और ये देखकर एलियन पूरी तरह से शॉक्ड है और इस शील्ड को ब्रेक करते ही आयरा ने इस एलियन पर एक जोरदार किक किया जिससे एलियन दूर जाकर गिरा। और ये किक कितना पावरफुल था कि इससे इन एलियंस के आर्मर को ब्रेक किया जा सकता है। और अभी आयरा एक एलियन में डिस्ट्रैक्टेड थी कि तभी दूसरे एलियन ने उस पर मिसाइल से अटैक कर दिया। और ये देखकर जीजी ने उसे दूर हटने के लिए कहा लेकिन थोड़ा देर हो गया और हमें अगले ही पल दिखाया जाता है ये मिसाइल आयरा के पास ब्लास्ट हुआ जिससे उसे काफी डैमेज हैंडल करना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किंटा अभी खुद को बैंडेज कर रहा है और उसने एक आई पैच भी लगाया है और उसे इस हालत में देखकर ओकारून उसे जानना चाह रहा है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। जिसका किंटा ने जवाब दिया ये काफी लंबी स्टोरी है और मुझ पर एलियंस ने अटैक कर दिया था और उसके वजह से ही मुझे ये इंजरीज हुई हैं और बाकी डिटेल मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। लेकिन हाँ मेरे सामने उनकी कोई औकात नहीं थी इसलिए जाहिर है कि मैंने उन्हें हरा दिया। और ये सुनकर ओकारून काफी इंप्रेस्ड है बट वो ये भी जानना चाह रहा है कि उन एलियंस ने आखिर तुम पर ही क्यों अटैक किया। जिसका केंटा ने जवाब दिया कि शायद वो समझ रहे हैं मैं उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। और ये सारी चीज जो चल रही है ये उस दिन की है जब ये बैटल स्टार्ट नहीं हुआ था। सबसे पहली बार किंटा पर इन एलियंस ने अटैक किया था और अभी अपने क्लास में जाने से पहले किंटा ने ओकारून से कहा कि आगे की सारी स्ट्रेटेजी मीटिंग का सेंटर मैं होने वाला हूँ और ये चीज तुम बाकी सबको भी बता देना। और इसके बाद हमें स्कूल ब्रेक का सीन दिखाया जाता है और जब किंता ने चारों तरफ देखा उसे ना ही ओकारून मिल रहा है ना ही जीजी और ना ही मोमो इसलिए अभी वो सोच रहा है कि आखिर ये सब गए कहाँ। और वहीं स्पोर्ट क्लास में किंता बाकी सबको फुटबॉल खेलते हुए देखकर हमेशा की तरह अपनी तारीफ कर रहा है और अभी किंता ये सब कह रहा था कि तभी एक प्लेयर के इंजरी की वजह से उसे भी खेलने के लिए बुलाया गया। लेकिन इतना सब चीजें कहने के बाद भी किंता बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और भले ही अभी थोड़ी देर पहले किंता कह रहा था कि उसे फुटबॉल खेलना काफी अच्छे से आता है बट अभी उसकी परफॉर्मेंस देखकर ये साफ है कि हमेशा की तरह वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में अच्छी चीजें ही कह रहा था। और उसका कहना है कि अगर मेरा नी अच्छा कंडीशन में रहता तो मैं सच में काफी अच्छा परफॉर्म करता। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब किंटा स्कूल खत्म होने के बाद मोमो के घर गया वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो गया घर यहाँ पर अब है ही नहीं। और ये देखकर किंटा के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि इस चीज से वो काफी मायूस है और वो सोच रहा है तो इसलिए आज कोई भी स्कूल नहीं आया क्योंकि सभी इस दुनिया को बचाने में बिजी थे और इन सब के यहाँ न होने से ये साफ है कि इन्हें मेरे टैलेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अभी मायूस होकर किंटा यहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसे पोल पर एक स्टिकी नोट दिखा जिसमें लिखा है कि टोक्यो टावर पर आकर हमारी मदद करो। और ये देखकर किंटा सच में काफी खुश भी है और घबरा भी गया क्योंकि उसे जल्द से जल्द टोक्यो टावर जाकर मोमो और बाकी सबकी हेल्प करनी है इसलिए वो चारों तरफ अभी बाइसिकल ढूंढ रहा है। और जैसे ही उसने बाइसिकल की डिमांड की कि तभी सिंस घर के एंट्रेंस का पोल भी एलियन मटेरियल से बना था इसलिए किंटा के इस डिमांड को सुनते ही ये टावर एक बाइक में कन्वर्ट
कन्वर्ट हो गया और अब इनकी हेल्प करने जाने के लिए किंटा पूरी तरह से तैयार है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोमो एलियन सर्पो के साथ मिलकर टेलीपोर्टेशन सिस्टम को बंद करने के लिए आगे बढ़ रही है। और अभी मोमो आगे बढ़ी रही थी तभी उस पर एलियंस ने अटैक कर दिया। हालांकि मोमो ने अपनी साइकिक एनर्जी की हेल्प से अपने और एलियन सर्पो के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लिया है, बट फिर भी लगातार इतने पावरफुल अटैक्स को हैंडल कर पाना इस प्रोटेक्टिव लेयर के लिए भी काफी डिफिकल्ट है। और अभी मोमो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और वहीं ये सब चीजें देखकर एलियन सर्पो को भी समझ आ गया है कि अगर इन्हें एलियंस को हराना है तो दोनों को साथ मिलकर लड़ना होगा। जिसके बाद एलियन सर्पो ने मोमो से कहा कि मैं तुम्हारे चारों तरफ शील्ड क्रिएट कर रहा हूँ और तुम्हें सेफ रखूंगा, तब तक तुम ये सोचो कि इन एलियंस को कैसे हराना है। और अभी मोमो को प्रोटेक्ट करते हुए एलियन सर्पो को बहुत ज्यादा डैमेज हैंडल करना पड़ रहा है। और ये देखकर मोमो का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मारे जाओगे। इसका एलियन सर्पो ने जवाब दिया, सिर्फ सिंगल हैंड से मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर पाऊंगा और अभी मुझसे ज्यादा इन एलियंस को हराना इंपॉर्टेंट है और अगर तुम जल्द से जल्द इन एलियंस को खत्म नहीं करोगी तो हम दोनों मारे जाएंगे। और हालांकि मोमो इन एलियंस को खत्म करने की कोशिश कर रही है, बट उसके लिए भी ये सब चीजें काफी टफ हो रही हैं। और अभी एलियन और मोमो के बीच में इतना डिस्टेंस है कि मोमो का साइकिक एनर्जी उस तक नहीं पहुंच पा रही है। और वहीं अगर मोमो ने अपनी बीम यूज की तो उसे इतना ज्यादा डैमेज हैंडल करना पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम वो इस बीम को यूज भी नहीं कर पाएगी। और अभी मोमो ये सब चीजें कही रही थी कि तभी एलियंस के इतना ज्यादा अटैक करने की वजह से एलियन सर्पो का बैरियर काफी कमजोर हो गया और ये अटैक डायरेक्ट उसकी बॉडी पर जाके लगा और एलियन सर्पो का आधा बॉडी पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और ये देखकर मोमो बहुत ज्यादा मायूस है और उसे एलियन सर्पो की चिंता हो रही है और साथ ही उसका ये भी कहना है कि तुम्हें उठना ही होगा क्योंकि मैं अकेले इन सबको हरा नहीं पाऊंगी। और अभी मोमो ये सब कही रही थी कि तभी यहाँ वेमोला आ गई और उसने मोमो को बचा लिया। वेमोला को यहाँ पर एलियन से बैटल करते हुए देखकर मोमो काफी सरप्राइज्ड है, लेकिन इन एलियंस को वेमोला की वीकनेस पता है और जैसे इन्होंने वेमोला पर इलेक्ट्रिक एनर्जी से अटैक किया वेमोला वहीं फ्रीज हो गई। जिसके बाद इन एलियंस ने उसे काइजू सूट से बाहर निकाला और इनका कहना है कि फाइनली हमने तुम्हें पकड़ लिया और अब ये सूट हमारा है। और ये सब चीजें देखकर मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि मोमो को लगा था कि वेमोला इन एलियंस के साथ है और वहीं भले ही ऐसा लग रहा है कि वेमोला अभी मरने वाली है, बट फिर भी उसने मुस्कुराते हुए मोमो को थैंक यू कहा और वेमोला के थैंक यू कहते ही इस एलियन ने वेमोला पर अटैक कर दिया। और अभी वेमोला की हालत इतनी खराब है कि ऐसा लग रहा है मानो वो जल्द ही मरने वाली है। इसलिए इस एलियन ने जैसे ही वेमोला को दूर फेंका, मोमो ने अपनी साइकिक एनर्जी से वेमोला को कैच कर लिया और अब वेमोला मोमो के बाहों में है और अभी वो मौत से लड़ रही है। और अभी भी मोमो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी हुआ क्या, क्योंकि उसे लगा था कि वेमोला इनकी एनिमी है, इसलिए गलतफहमी की वजह से मोमो पहले से और ज्यादा दुखी है। और अभी मोमो ये सब सोच रही थी कि तभी एक एलियन ने मोमो पर अटैक कर दिया, लेकिन वहीं अभी भी एलियन सर्पो जिंदा है और उसने तुरंत मोमो और वेमोला के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर दिया। और साथ ही एलियन सर्पो का कहना है कि मोमो वेमोला को हराओ क्योंकि वो हमारी एनिमी है। बट एलियन सर्पो की ये सारी बातें इग्नोर करते हुए मोमो अपनी साइकिक एनर्जी की हेल्प से वेमोला का ब्लीडिंग रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और साथ ही उसने वेमोला से ये भी कहा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगली बार तुम जो भी कहना चाहोगी मैं उसे सुनूंगी और मैं तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मरना मत और मेरे साथ रहो। और अभी इधर मोमो वेमोला को बचाने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है आयरा और जीजी दोनों काफी बुरी कंडीशन में हैं। और इसके साथ साथ हमें वेमोला का पास्ट भी दिखाया जाता है जब इन सारे एलियंस ने उसके प्लेनेट पर अटैक किया था, जैसे कि इन्होंने आज अर्थ पर अटैक किया है। और वेमोला उस समय काफी छोटी थी और उसके चारों तरफ वॉर चल रहा था और वॉर के बीच में वो अपने फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडी देखकर काफी रो रही थी। तभी किसी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया और इस बैटल के बाद इस पूरे प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोग बचे हैं और वेमोला ही एकमात्र छोटी बच्ची बची हुई है। लेकिन अभी भी ये पूरा बैटल खत्म नहीं हुआ है, जिसके बाद बचपन से ही वेमोला इन सारे बैटल्स में इन्वॉल्व होने लगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिस ग्रैनी ने वेमोला को बचाया था उन्होंने वेमोला को अपने भगवान से इंट्रोड्यूस कराया। उनका कहना है कि जब सब चीजें एंड होंगी ये आकर हमें बचाएंगे। और ये सब कहने के तुरंत बाद ग्रैनी ने ये भी कहा कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और मैं यहाँ पर खुद को बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़े। और ऐसे ही इस बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते वेमोला बड़ी हुई और यहाँ के सभी बचे हुए लोग या फिर कहीं बूढ़े लोग सभी वेमोला को अपनी बच्ची जैसे मानते हैं। और हाँ, इस प्लेनेट पे अभी सिर्फ और सिर्फ 3000 लोग ही बचे हुए हैं, इसलिए फाइनली इन लोगों ने एक साथ मिलकर इन एलियंस को हराने का डिसाइड किया। लेकिन इस बार अटैक के दौरान इन्हें काफी खतरनाक एलियंस से सामना करना पड़ा और इन बूढ़े हो चुके लोगों के लिए इन एलियंस को हरा पाना सच में काफी टफ हो रहा है और एक के बाद एक सभी मारे जा रहे हैं। और साथ ही लोगों को मारने के बाद ये एलियंस उन्हें खा भी रहे हैं। और अभी ये सब हो ही रहा था तभी वेमोला ने काइजू सूट को देखा और ये काइजू सूट सेम इनके गॉड जैसा ही दिख रहा है। और ये देखकर वेमोला सच में काफी सरप्राइज्ड है और इनका कहना है कि ये वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसलिए इन्होंने इस वेपन को चुराने का डिसाइड किया। और धीमे धीमे ये सभी एक फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही ये सब एक खाली जगह पे आए, इस जगह की हालत देखकर सभी शॉक्ड हैं कि आखिर अभी यहाँ हुआ क्या। और अभी सभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एलियंस ने सब पर अटैक कर दिया और अभी इन्हें समझ आ चुका है ये सब एक जाल था और एलियंस ने पहले से ही इन्हें मारने के लिए
ये सब चीजें प्लान की थी। और शायद जो इन्हें लगा था कि इस प्लेनेट पे अभी 3000 लोग बचे हैं और उनके साथ मिलकर इन एलियंस को हराया जा सकता है, वैसा कुछ भी नहीं है। इस प्लेनेट पर 3000 लोग नहीं बल्कि यही कुछ बूढ़े लोग ही बचे थे। और जहाँ सभी लोग मर रहे हैं वहीं जिस ओल्ड लेडी ने बचपन में वेमोला को बचाया था वो फिर से वेमोला को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एक केव का दिखाया जाता है और इस केव में वेमोला के साथ साथ 3 और बूढ़े लोग हैं और शायद यही 4 लोग अब जिंदा बचे हुए हैं। और इस केव में अभी मिस बांगा भी हैं जिन्होंने वेमोला को बचपन में बचाया था और तब से वेमोला इसे माँ कह के बुलाती है, बट ये कभी भी नहीं चाहती वेमोला इन्हें माँ कह के बुलाए। और सिंस अभी ये काफी इंजर्ड हैं इसलिए वेमोला इनको फर्स्ट एड करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इनका कहना है मुझे फर्स्ट एड की बिल्कुल जरूरत नहीं है और वैसे भी ये आखिरी फर्स्ट एड किट है और ऐसे मत बिहेव करो जैसे हम सब फैमिली हैं, हम सब अजनबी हैं और हम सब अभी इस हालत में इसलिए हैं क्योंकि हमने एक दूसरे पर विश्वास किया था और सब कुछ खत्म हो चुका है। और अभी केव में बचे बाकी 2 लोग बाहर बैटल करने के लिए चले गए और वहीं वेमोला ने अपनी माँ के गोद में सर रख लिया और उसका कहना है कि अगर मुझे मरना है आपके हाथों से मरना चाहूंगी। और भले ही इन्हें लगता है कि वेमोला की माँ नहीं है, बट फिर भी जब इन्होंने वेमोला के सर पर गन पॉइंट किया इन्हें रियलाइज हुआ कि इन्हें सच में वेमोला से प्यार है और ये आज वेमोला को नहीं मार पाई। जिसके बाद वेमोला और उसकी मदर ने गले लगकर काफी देर तक रोया और थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद इन्होंने वेमोला को बताया कि इस प्लेनेट पे आने से पहले हमारा कोई और होमलैंड था जहाँ से हम यहाँ पे आए हैं और टेलीपोर्टेशन के लिए हम सब पिरामिड का यूज करते थे। और ये सारी बातें करने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सभी लोग जब एलियंस के बेस पर पहुंचे सामने आदमियों को देखकर ये सभी काफी शॉक्ड हैं क्योंकि इन्हें लगा था कि अब इस प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ बूढ़े औरतें बची हैं और आदमियों का नामो निशान खत्म हो चुका है। और वहीं वेमोला जानना चाह रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इन आदमियों की हेल्प करनी चाहिए। और ये सुनकर वेमोला की माँ का कहना है कि ये सब फालतू की बातें करना बंद करो, हम सब यहाँ पर इस प्लेनेट को छोड़ने आए हैं ना कि यहाँ रहने, इसलिए हमें जल्द से जल्द पिरामिड के पास जाना होगा ताकि हम सब यहाँ से जा सकें। लेकिन वेमोला बचपन से ही सोचती थी काश मैं इन लोगों को बचा पाती और आज जब उसके पास मौका है वो पीछे हट नहीं पाई। और वेमोला के इस हरकत की वजह से एलियंस को पता चल गया कि इन पर हमला हुआ है, जिसके बाद एलियंस और इनके बीच बैटल स्टार्ट हो गया और इस बैटल में वेमोला की माँ मारी गई। और अभी इनकी ये हालत देखकर वेमोला रो रही थी। तभी इनके बाकी साथियों ने उसे समझाया तुम हम सबकी बच्ची हो इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दे सकते और तुम्हें पिरामिड तक जाना ही होगा। और वेमोला को पिरामिड तक पहुँचाने में सभी मारे गए और अभी ऐसा लग रहा है मानो वेमोला भी इन एलियंस के हाथों मारी जाएगी कि तभी काइजू सूट के साथ वेमोला की माँ ने उसे बचा लिया। और वहीं यहाँ प्रेजेंट सभी मैन को लग रहा है कि इस काइजू सूट में इनका भगवान आया है और ये सब चाहते हैं ये इन्हें बचाए। और ये सुनकर वेमोला की माँ सच में काफी गुस्से में आ गई और उनका कहना है सामने खड़ी लड़की पूरे प्लेनेट की एकमात्र बची हुई बच्ची है और तुम सब चाहते हो कि तुम्हें कोई बचाए। अगर तुम्हें गुस्सा करना है तो उन पर करो जिन्होंने तुम्हारी फैमिली और बच्चों को मारा है। अगर तुम सब हाथ नहीं यूज कर सकते हो तो अपने तीस से उन्हें काटो और उन्हें खत्म कर दो, किसी भी कीमत पर इस बच्ची को बचाओ। और इन वर्ड्स के साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों ने एलियंस पर अटैक कर दिया और धीमे धीमे ये बैटल काफी इंटेंस हो गया। और वहीं सभी लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वेमोला जल्द से जल्द पिरामिड तक पहुंच जाए। और फाइनली सबके मेहनत की वजह से वेमोला पिरामिड में पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर जिस लैंग्वेज में लिखा है वेमोला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और न ही उसे ये समझ आ रहा है यहाँ से टेलीपोर्ट कैसे होना है। लेकिन वक्त रहते ही वेमोला की माँ यहाँ पर आ गई और उन्हें इस चीज के बारे में पूरा आइडिया है, जिसके बाद उन्होंने इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को एक्टिवेट किया और साथ ही अपना काइजू सूट भी वेमोला को दे दिया। और हालांकि वेमोला यहाँ से अपनी माँ के साथ जाना चाह रही है लेकिन इस डिवाइस में सिर्फ एक इंसान के लिए एनर्जी बची हुई है और सिंस वेमोला यहाँ से अकेले नहीं जाना चाहती इसलिए उसकी माँ ने वेमोला को जबरदस्ती टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर भेजा। और उनका कहना है कि ये प्लेनेट खत्म होने वाला है इसलिए तुम नए प्लेनेट पर जाओ और वहाँ अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो। और वेमोला की माँ ने ये भी कहा कि जब 2 लोगों को प्यार होता है वो आगे चल के शादी करते हैं, लेकिन हाँ सिंस तुम्हें किसी भी आदमी के बारे में नहीं पता है इसलिए ऐसे इंसान से शादी करना जो तुमसे स्ट्रॉन्ग हो ताकि तुम्हारे बच्चे भी स्ट्रॉन्ग हो। और ये सब कहते हुए वेमोला की माँ भी रो रही है और साथ ही अपनी बचपन और सारी यादों को याद करके वेमोला भी रो रही है और ये मोमेंट सच में हार्ट ब्रेकिंग है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब वेमोला अर्थ पर आई उसके मन में उसके माँ के कहे हुए वर्ड्स हमेशा चल रहे थे और अर्थ पर आने के बाद वेमोला हर जगह ताकतवर इंसान को ढूंढने लगी। और इस प्रोसेस में कपल को देखकर वेमोला को समझ आया कि उसकी माँ आखिर कहना क्या चाहती थी। और ये सब सोचते हुए वेमोला ने जब स्कूल में किंटा को देखा उसका सूट अचानक से अलग तरीके से रिएक्ट करने लगा और ये देखकर वेमोला काफी कंफ्यूज्ड है सूट आखिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और वहीं जब उसने ओकारून को देखा उसे रियलाइज हुआ ये इंसान सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है और भले ही मोमो वेमोला को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन वही एलियन सर्पो वेमोला को मारना चाह रहा है और अभी उसने अपने हथियार से वेमोला को मारने की कोशिश की लेकिन मोमो ने उसे बचा लिया। और थोड़ी देर बाद वेमोला को भी होश आ गया जिसके थोड़ी देर बाद मोमो को बचाते बचाते एलियन सर्पो भी मारा गया। लेकिन उसने आखिरी मोमो से रिक्वेस्ट की सारे डाटा को मिटा दे और एलियन सर्पो की ये हालत देखकर मोमो की भी आंखों में आंसू है। और अभी मोमो एलियन सर्पो के लिए दुखी हो ही रही थी तभी एक एलियन ने इसे जोरदार किक किया जिससे मोमो दूर जाकर गिरी, जिसके बाद इसने काफी जोरों से वेमोला का गर्दन पकड़ लिया और ऐसा लग रहा है मानो अभी वेमोला मरने ही वाली है कि तभी मोमो ने उसे बचा लिया। एंड इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मोमो ने वेमोला से माफी मांगते हुए उसे गले लगा लिया और अब वेमोला और मोमो के सामने एलियंस
एलियंस हैं और इनका बैटल काफी इंटेंस होने वाला है। और मोमो भी इस बैटल के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मोमो अभी इतने ज्यादा गुस्से में है कि उसे बिल्कुल नहीं पता कि वो खुद को कंट्रोल कर पाएगी या फिर नहीं। इसलिए उसने वेमोला से कहा कि अभी तुम मेरे पीछे रहो और आगे का बैटल और आगे मैं बैटल करूंगी। और वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है आयरा भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, बट फिर भी वो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और अभी ऐसा लग रहा था कि शायद आयरा अभी हारने वाली है। अगले ही पल उसने अपने हेयर से एलियन को काफी टाइटली बांध लिया। और वहीं दूसरी तरफ जीजी ने भी अपने इविल गन से एलियन पर काफी जोरदार अटैक किया। और जीजी का ये इंटेंस एनर्जी देखकर एलियन को भी समझ आ रहा है कि जीजी की एनर्जी सच में बहुत ज्यादा है और अगर इससे सूट बनाएंगे तो सच में वो सूट काफी पावरफुल होगा। और वहीं दूसरी तरफ सिंस आयरा के एक किक से एलियन पर कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए आयरा का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी मैं लगातार तुम पर किक करूंगी। एंड ये कहने के तुरंत बाद आयरा ने लगातार एलियन पर किक करना स्टार्ट किया। और भले ही आयरा एलियन पर लगातार किक कर रही है, बट एलियन का कहना है कि शायद तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मेरा सूट सच में काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि अगर मेरे मिसाइल्स भी इस सूट पर लगेंगे फिर भी इस सूट को जरा भी असर नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ भले ही जीजी भी अपने इविल गन पावर के हेल्प से एलियन पर अटैक कर रहा है, बट उसे ये भी समझ आ रहा है कि ये एबिलिटी ज्यादा यूज करने की वजह से थोड़ा वीक हो चुका है, इसलिए शायद एलियन इससे हारने वाले नहीं है। और अभी जीजी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे सीको की बात याद आई, जहाँ उन्होंने बताया था कि अगर इस मूव को या फिर किसी भी मूव को स्पाइरल की तरह यूज किया जाए इन एलियंस को हराया जा सकता है। और साथ ही जीजी खुद को ये भी समझा रहा है सिंस ओकारून यहाँ नहीं है इसलिए उसकी जगह पर अब जीजी को इन एलियंस को हराना होगा। और ये सब चीजें कहते हुए जीजी ने फाइनली अपने इविल गन एबिलिटी को स्पाइरल के फॉर्म में चेंज किया। और उसके अगले पल में दिखाया जाता है एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और ये एलियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ इस सेम टेक्निक को जब आयरन ने एलियन के ऊपर यूज किया हमें अगले ही पल दिखाया जाता है एलियन का ये इनडिस्ट्रक्टिव सूट 2 हिस्सों में टूट चुका है। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मेंटिस भी अभी एलियन से बैटल कर रहे हैं और बैटल करते हुए इनके जॉब पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी सोच रहे हैं, जहाँ जॉब से वापस आते हुए सिंस आज वो जॉब पर नहीं जा पाएंगे इसलिए इनकी मैनेजर इनसे जानना चाह रही थी कि आखिर ये ऐसा क्या काम करते हैं इसकी वजह से जब भी ये लौटते हैं इनके बॉडी पर हमेशा बैंडेजेस रहते हैं। बट जाहिर है मिस्टर मेंटिस अपने मैनेजर को कुछ भी नहीं बता सकते हैं और इनके मैनेजर को मिस्टर मेंटिस की काफी चिंता हो भी रही है, इसलिए मिस्टर मेंटिस का कहना है कि आप चिंता बिल्कुल मत करिए और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सही सलामत लौट कर आऊंगा और तब तक मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा। एंड इसके अगले ही पल में प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है और मिस्टर मेंटिस अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ एलियन से बैटल कर रहे हैं। और अभी इस एलियन ने मिस्टर मेंटिस के चारों तरफ वाटर क्रिएट कर दिया है और वाटर में इस एलियन की पावर 100 टाइम और बढ़ जाती है। बट जैसा कि तुम्हें भी पता है मिस्टर मेंटिस की पावर वाटर में और ज्यादा बढ़ जाती है और उनका कहना है कि जब मैं सेफ शिफ्ट करता हूँ मेरी पावर 24 टाइम बढ़ जाती है और जब मैं पानी के अंदर होता हूँ मेरे पंचेस की स्ट्रेंथ 10 गुना और बढ़ जाती है, जिसका मतलब साफ है कि मिस्टर मेंटिस अभी थोड़ी देर पहले के कंपैरिजन 240 गुना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और ये सुनकर एलियन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है जो भी मिस्टर मेंटिस कह रहे हैं वो सच है। और अभी एलियन ये कह ही रहा था तभी मिस्टर मेंटिस ने उसे एक जोरदार पंच किया और इस पंच की पावर सच में बहुत ज्यादा है। बट हाँ, अपने इस फॉर्म में रहने के लिए मिस्टर मेंटिस एक एलियन एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और सिंस मिस्टर मेंटिस ने अभी ऐसा कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं पिया है इसलिए इस फॉर्म में ये सिर्फ और सिर्फ 24 सेकंड तक रुक पाए और फिर तुरंत अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एलियन के साथ लगातार बैटल करने की वजह से जीजी और आयरा पूरी तरह से थक चुके हैं और ये दोनों अभी बुरी हालत में जमीन पर पड़े हुए हैं। बट हाँ, ये दोनों अभी भी जिंदा हैं। और जब मिस्टर मेंटिस इनके पास आए आयरा से बातें करने के बाद इन्हें समझ आ रहा है कि आयरा भी जिंदा है। और जब आयरा और मिस्टर मेंटिस दोनों जीजी के पास गए, जीजी को आवाज लगाने के बाद भी ये उठ नहीं रहा है और इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है जीजी अभी जिंदा है या फिर नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मोमो अभी भी एलियन के साथ बैटल कर रही है और इस बैटल में एलियन के साथ बैटल करते हुए मोला को बचाना मोमो के लिए काफी टफ हो रहा है। और अभी ऐसा लग रहा था मानो एलियन के अगले अटैक से मोमो को शायद बहुत ज्यादा डैमेज हैंडल करना पड़ेगा। अगले ही पर मोमो ने एक बीम के हेल्प से एलियन पे एक थोड़ा जोरदार अटैक किया, बट इस अटैक से लग रहा है एलियन पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। और अभी मोमो सोच रही थी आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, तभी इसके आसपास काफी और सारे एलियंस आ गए, जिसके बाद मोमो वेमोला को पीछे करते हुए आगे आई और उसने एलियन पर अटैक किया। बट मोमो के इन सारे मूव्स को काउंटर करते हुए एलियंस ने इस पर इतने जोरदार अटैक किए कि मोमो वहीं जमीन पर गिर गई। और वहीं दूसरी तरफ इन एलियंस ने वेमोला को काफी टाइटली होल्ड कर लिया और वहीं मोमो को देखकर ये साफ है कि अगर अब एलियंस ने एक भी अटैक मोमो पर लैंड किया मोमो का शायद ये आखिरी दिन होगा। और मोमो भी अभी यही सोच रही थी कि अगले ही पल जिस एलियन ने मोमो को पकड़ा हुआ था उसका हाथ कट गया और अभी मोमो जमीन पर गिरी रही थी कि तभी अगले ही पल ओकारून ने मोमो को बचा लिया। और हालांकि ओकारून को देखकर मोमो सच में काफी ज्यादा खुश है, बट उसने ओकारून को गले लगाते हुए उसे कहा कि अभी मुझे नहीं बल्कि वेमोला को बचाओ, वो भी मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं दूसरी तरफ आयरा, मिस्टर मेंटिस ये सब भी एलियन से लगातार अभी फिर से बैटल कर रहे हैं और वहीं मोमो को जिंदा देखकर ये सब सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और अभी ये सब हो ही रहा था, अगले पल ओकारून को याद आया कि आज ट्यूसडे है और उसने ईविल आई से प्रॉमिस किया था कि हर एक ट्यूसडे को ये दोनों बैटल करेंगे, जिसके बाद अगले ही पल हमें दिखाया जाता है ईविल आई एक्टिवेट हो चुका है और वो बैटल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बट सिंस एलियंस ओकारून और ईविल आई के बीच में आ रहे हैं इसलिए ईविल आई का कहना है कि अगर तुम सब ओकारून और मेरे बीच बैटल में आओगे मैं तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये कहने के अगले ही पल हमें दिखाया जाता है आयरा, मोमो, ईविल आई, ओकारून इन सब ने मिलकर एलियंस पर अटैक कर दिया और ये बैटल सच में काफी इंटेंस है। और वहीं मोमो अपने और वेमोला के चारों तरफ बैरियर क्रिएट करते हुए वेमोला को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और इस बैटल के बीच में ईविल आई ने ओकारून पर भी अटैक कर दिया, बट एलियंस के बीच
में आने की वजह से इन दोनों को फिर से अपना बैटल रोकना पड़ा। और जहाँ ओकारून एलियन से बैटल कर रहा है, वहीं इविल आई इन सारे एलियंस को बीच में से हटने के लिए कह रहा है। बट जाहिर है ये सारे एलियंस हट नहीं रहे हैं, इसलिए इविल आई के लिए खुद पर कंट्रोल कर पाना अब सच में काफी टफ हो रहा है। जिसके बाद उसने लगातार इन सारे एलियंस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं हमेशा की तरह जब ओकारून को लगा कि मोमो सच में बड़ी मुसीबत में है और उसके लिए अभी बैटल कर पाना काफी टफ हो रहा है, तब ओकारून ने हमेशा की तरह फिर से मोमो को बचाने के लिए एलियन से बैटल किया। बट ये एलियन बाकी सारे एलियन से काफी अलग है, इसलिए ओकारून के लिए भी अपना अटैक इस एलियन पर लैंड कर पाना काफी टफ हो रहा है। यहाँ तक कि मोमो का स्पाइरल अटैक भी ये एलियन काफी इजिली रिपेल कर दे रहा है। इसलिए इन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब इन दोनों को करना क्या चाहिए। और अभी ये सब चीज हो ही रही थी कि तभी मोमो ने एलियन के गर्दन पर एक अलग होल देखा और वो देखकर मोमो को समझ आ रहा है कि शायद एलियन अभी इस रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, बल्कि वो दूसरे डायमेंशन से बैठकर यहाँ पर अटैक कर रहा है। और ये सब चीज सोचकर मोमो को रियलाइज हो रहा है कि आखिर एलियन सर्पो ने इन एलियंस को हराने के लिए उसकी हेल्प, जिसके बाद मोमो को ये भी समझ आ चुका है कि इस एलियन को उसके अलावा शायद कोई और नहीं हरा पाएगा। और ये सुनकर ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मोमो कहना क्या चाह रही है। बट हाँ, अभी ये सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए ओकारून के पास मोमो पर विश्वास करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। एंड जब फाइनली ओकारून से दूर होते हुए मोमो ने इस एलियन पर अटैक किया, इस एलियन को भी सच में काफी बड़ा डैमेज हैंडल करना पड़ा। बट अगले ही पर इस एलियन ने मोमो की गर्दन पकड़ ली। बट इस एलियन के लिए शायद देर हो चुका है, क्योंकि मोमो के अटैक की वजह से ये एलियन अब अपनी दूसरे डायमेंशन में जाने वाली एबिलिटी यूज नहीं कर पा रहा है। और जब मोमो ने ओकारून को हेल्प के लिए चिल्लाया, अगले ही पल हमें दिखाया जाता है ओकारून ने इस एलियन को डिस्ट्रॉय करते हुए मोमो को बचा लिया। बट सिंस ओकारून टर्बो ग्रैनी की पावर काफी देर से यूज कर रहा था, इसलिए अब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। और अभी मोमो हेल्प करने के लिए थैंक यू कह ही रही थी, अभी ओकारून ने उसे चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुम सोच क्या रही थी और इतना डेंजरस चीज करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अभी थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच एक इमोशनल मूवमेंट हुआ ही था, तभी अगले ही पल इनके पास एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और ये दोनों दूर जाकर गिरे। और सिंस अभी ओकारून भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों भी इस बैटल फील्ड से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल रहे हैं। और वहीं आयरा, मिस्टर मेंटिस और इविल आई अभी भी एलियन से बैटल कर रहे हैं। और अभी ओकारून और मोमो दोनों डरे हुए हैं कि तभी वेमोला भी काइजू सूट के साथ इस बैटल फील्ड में आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ आयरा ने फिर से मोमो को याद दिलाया कि उसे पोर्टल को बंद करना ही होगा, नहीं तो एलियंस ऐसे ही आते रहेंगे। जिसके बाद मोमो और ओकारून मिस्टर मेंटिस के साथ पोर्टल बंद करने के लिए निकल गए। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सिंस एलियन अपने सूट से अलग हो चुका है, इसलिए अब वो वेमोला के काइजू सूट के अंदर जाना चाह रहा है। और जैसे ही एलियन ने काइजू सूट में एंटर किया, काइजू सूट से वार्निंग आने लगी। और इससे पहले कि वेमोला कुछ कर पाती, इस एलियन ने काइजू सूट के अंदर वेमोला को पकड़ लिया। और अब ये काइजू सूट वेमोला के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और एलियन ने इस काइजू सूट के मैक्सिमम पावर को एक्टिवेट करते हुए सब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और सिंस अभी सभी बैटल में बिजी हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वेमोला को बचा सके। और अभी ये सब चीजें हो रही थी, तभी अगले ही पल में दिखाया जाता है इंटा भी यहाँ पर इन सब की हेल्प करने के लिए आ चुका है। और जैसे ही मोमो ने इंटा के हाथ में नोट देखा जो कि दीवार पर लगा हुआ था, उसने चिल्लाते हुए कहा ये नोट ग्रैंडमा के लिए था, ना कि तुम्हारे लिए, तो आखिर तुम उसे लेकर यहाँ क्यों आए? और सिंस अब ये नोट तुम्हारे पास है, तो जाहिर है कि वो अब यहाँ पर नहीं आएंगी। और किंटा को यहाँ पर देखकर सभी यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। बट वहीं किंटा ऐसे बिहेव कर रहा है मानो वो इन सब की बातें सुन नहीं पा रहा है। बट अभी ये सारी बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि वेमोला मुसीबत में है। और सिंस एलियंस भी चारों तरफ है, इसलिए आयरा भी वेमोला के पास पहुंच नहीं पा रही है। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एलियन ने काफी ऊंची हाइट से वेमोला को छोड़ दिया। और वेमोला को नीचे गिरते हुए देखकर सभी काफी पैनिक में हैं कि तभी किंटा ने अपने बाइक को एक एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अभी वो वेमोला को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और अभी सभी किंटा के इस एबिलिटी और कंट्रोल को देखकर उसकी तारीफ कर ही रहे थे कि तभी अगले ही पर एलियन ने सिंगल अटैक से इस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखकर अब सभी पहले से और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और मोमो का कहना है कि अब हमें 2 लोग को बचाना पड़ेगा। कि वहीं दूसरी तरफ किंटा हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और उसने हवे में ही वेमोला का हाथ पकड़ा। और अभी भी उसके पास एलियन टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी से किंटा ने तुरंत काइजू सूट जितना बड़ा ही एक रोबोट क्रिएट कर दिया। और इस चीज को देखकर सभी किंटा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। और अब किंटा और वेमोला इस सूट के अंदर हैं और ये दोनों काइजू सूट में बैठे हुए एलियन से बैटल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एंड फाइनली इन दोनों का बैटल स्टार्ट हुआ। और ये बैटल सच में काफी इंटेंस है। और किंटा को इस तरह से बैटल करते हुए देखकर वेमोला इससे सच में काफी इंप्रेस्ड है। और वेमोला को लग रहा है कि किंटा सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और अभी किंटा वेमोला की ये सारी बातें सुनकर डिस्ट्रैक्ट हो ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ एलियन किंटा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और साफ है काइजू सूट की वजह से एलियन पर किंटा के अटैक का जरा भी फर्क नहीं पड़ा। और अगले ही पर हमें बैटल में दिखाया जाता है एलियन ने काइजू सूट के हेल्प से किंटा के सूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और अभी एलियन के हाथ में इस सूट का कह सकते हैं हर्ट है, जहाँ पर अभी वेमोला और किंटा बैठे हुए थे। और इस तरह से किंटा और बाकी सबको हराने के बाद एलियन का कहना है कि अब ये प्लेनेट भी मेरा हो चुका है। और वहीं किंटा बार बार यही सोच रहा है कि हमेशा लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलता है, बल्कि रियलिटी में उसके पास कुछ भी प्राउड करने के लिए नहीं है। और ये सब सोचते हुए किंटा ने काइजू सूट के बैकबोन को कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ये एलियन टेक्नोलॉजी जिसे किंटा कंट्रोल कर रहा है वो एक तरह से नैनो पार्टिकल ही है और ये किसी भी शेप में शिफ्ट हो सकता है। और अभी किंटा काइजू सूट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जिसके अगले ही पल हमें एक जोरदार ब्लास्ट दिखाया जाता है। एंड फाइनली एलियन टेक्नोलॉजी को पैरासूट में कन्वर्ट करते हुए किंटा वेमोला को नीचे सेफली लाने में सक्सेसफुल रहा। और अभी ये
देखकर सभी खुश हो ही रहे थे तभी आसमान कई टुकड़ों में डिवाइड होने लगा और ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और वहीं मोमो ये भी जानना चाह रही है कि क्या एलियंस हार चुके हैं और चीजें नॉर्मल हो रही हैं, बट यहाँ हो क्या रहा है ओकारून को भी कुछ नहीं पता। और अभी सभी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर रिको कासिमा आ गई और उसका कहना है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और इस बार मैं तुम्हें अपने मिरर में कैद कर लूंगी। और ये सारी बातें सुनकर मोमो सच में काफी दुखी है और उसे लग रहा है कि अब चीजें खत्म हो चुकी हैं। और अभी मोमो ये सब चीजें सोच रही थी तभी हमें रिको के लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इनके ऊपर बम गिराया गया था और शायद इसी अटैक की वजह से रिको कासिमा का डेथ हुआ था। और वहीं प्रेजेंट टाइम में सिंस एलियन भी आसमान से इनके ऊपर बम गिरा रहे हैं इसलिए ये सारी चीजें देखकर रिको कासिमा को अपना पास्ट याद आ रहा है, इसलिए वो इन एलियंस पर चिल्ला रही है कि आखिर तुम लोग हो कौन और आखिर तुम सब कैसे किसी के ऊपर बम गिरा सकते हो। और ये कहने के तुरंत बाद रिको ने कहा मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। और ये कहते ही एक जाइंट हाथ अपीयर हुआ और इस हाथ से रिको कासिमा ने एलियन का स्पेसशिप तोड़ दिया। और ये देखकर मोमो ओकारून सभी शॉक्ड हैं और इन सबको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और सिंस रिको कासिमा ने इन सारे एलियंस को और इनके सारे स्पेसशिप को अपने मिरर डायमेंशन में कैद कर लिया है इसलिए ओकारून को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये कैसे हुआ और क्या ये घोष हम सबके साथ है। एंड ओकारून के पूछने पर मोमो ने हर एक चीज और मिरर डायमेंशन के बारे में ओकारून को एक्सप्लेन किया। और मोमो ने ये भी बताया कि यहाँ तक कि मेरी ग्रैंड मदर के लिए भी रिको कासिमा को हरा पाना काफी टफ है और ये सच में सारे योकाई में सबसे पावरफुल है। और जब मोमो ने ओकारून को बताया कि रिको कासिमा उसके लिए यहाँ पर आई है, ओकारून ने आगे बढ़ते हुए कहा सिंस मिस आया से काफी थक चुकी हैं इसलिए मुझे अपने साथ ले जाओ। बट वहीं मोमो ने ओकारून को पीछे करते हुए कहा मेरी गलती की वजह से रिको कासिमा यहाँ आई है इसलिए मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और अभी ओकारून और मोमो को इस तरह से एक दूसरे के लड़ते हुए देखकर रिको कासिमा को अपनी लाइफ याद आ गई जब वो अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। और उसके अगले ही पल में दिखाया जाता है रिको कासिमा यहाँ से जा चुकी है और सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी है। और ये देखकर ओकारून मोमो और किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ हुआ क्या। बट सिंस अब सभी सेफ हैं इसलिए सभी एक दूसरे के लिए काफी खुश हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमेशा की तरह इस बैटल के बाद भी सभी वेमोला के घर पर खाना खाते हुए काफी इंजॉय कर रहे हैं। और वहीं जीजी और किंटा वेमोला को काफी न्यू चीजें सिखाने की कोशिश कर रही हैं। और अभी सीको को देखकर मोमो सच में बहुत ज्यादा खुश है और उसने सच में इन्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और वहीं वेमोला की तरफ देखते हुए मोमो ने ओकारून से कहा कि हो सकता है अभी वेमोला काफी टाइम से अपनी मॉम को मिस कर रही होगी, जिसका ओकारून ने जवाब दिया मिस्टर श्रिम्प का भी कहना है कि उनके पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया जा सके। और ये सुनकर मोमो जानना चाह रही है कि क्या कोई तरीका है जिससे ये सब वेमोला की हेल्प कर सकते हैं। और अभी बातें करते हुए ओकारून को याद आया कि शायद लुड्रेस इनकी इसमें हेल्प कर पाए, बट लुड्रेस इनकी हेल्प कर पाएगा या फिर नहीं तो तभी पता चलेगा जब लुड्रेस इनसे मिलने आएगा। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ एलियन सर्पो आ गया और वो यहाँ पर मोमो को ये बताने आया है कि उसने अपना काम सच में काफी अच्छे से किया। और अभी एलियन सर्पो को जिंदा देखकर सभी काफी शॉक थे कि तभी मिस्टर मेंटेस ने बताया कि उन्होंने एलियन सर्पो के ऊपर थोड़ी एलियन टेक्नोलॉजी लगाई थी और उसके वजह से ही अभी वो जिंदा है। और ये सुनकर मोमो ने कहा कि मैं खुश हूँ तुम अभी जिंदा हो, बट फिर से हम पर अटैक करने की कोशिश मत करना। और मोमो के ये कहने पर बिना कोई जवाब दिए एलियन सर्पो यहाँ से जाने लगा। तब मोमो ने उसे धमकी दिया अगर तुम फिर से हम पर अटैक करने की कोशिश करोगे तो हम तुम सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब सीको ने मोमो को बताया कि सारी करीज खत्म हो चुकी हैं, मोमो को उस लेटर की याद आई जिसे उसने ओकारून के लिए खाना रखते हुए लिखा था और उसमें लिखा था लव। और ये याद आते ही मोमो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और सीको को करी के बारे में कुछ भी कहने से रोक रही है। और अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए मोमो बाहर कुछ खरीदने के लिए जा ही रही थी तभी सभी ने अपना अपना चीज लाने के लिए भी इससे कहा, जिसके बाद सभी एक साथ मार्केट के लिए निकल गए। और रास्ते मोमो सोच रही है ओकारून ने उस नोट को देखा था या फिर नहीं। और वो याद करके मोमो सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है और वो अभी कंफ्यूज्ड है कि मोमो ने वो लेटर देखा था या फिर नहीं। और सिंस अभी ओकारून काफी नॉर्मल एक्ट कर रहा है इसलिए मोमो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ओकारून भी उस लेटर के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है मोमो आखिर कहना क्या चाहती थी, कि क्या वो मुझे एक फ्रेंड की तरह पसंद करती है या फिर उससे कुछ और ज्यादा। और अभी सभी ये सारी चीज सोचते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनके सामने एक और घोस्ट अपीयर हुआ। इसी के साथ डंडाडन सीजन 3 एंड हो गया। बाकी और तुम इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम सुपर थैंक या फिर सुपर चैट के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो। और बाकी अगर तुम मेंबरशिप लेते हो तो जस्ट ₹29 में तुम्हें स्पेशल बैचेस के साथ साथ स्पेशल स्टिकर्स विद पीरियोडिक कमेंट रिप्लाई भी मिलेगा। और हाँ, अभी लगातार मैं काफी नए एनिमेस पे काम कर रहा हूँ जिनका तुम्हें अर्ली एक्सेस भी मिलेगा। सो या मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।